मैम आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि हम आज स्टार्ट करेंगे कि पार्ट बी में जो सिलेबस में फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल एस्पेक्ट वाला, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डेथ क्या होता है। तो डेथ है कि परमानेंटली कोई भी सेल और टिश्यू का जो भी फंक्शनिंग हो रहा है, वाइटल फंक्शनिंग, रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म, हर चीज सेल के अंदर चलती है, वो कंप्लीटली बंद हो जाए। तो डेथ इज परमानेंट एंडिंग ऑफ वाइटल प्रोसेसेस इन सेल एंड टिश्यू। डेथ क्या हो सकता है? डेथ में बी डिफाइंड एज कंप्लीट और persistent cessation ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। पूरी तरीके से सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन बंद हो जाना भी डेथ होता है। A somatic death is the condition when there is complete stoppage of action of heart, lung and brain। ठीक है, जब ये तीन पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे वो भी डेथ है। ये चीज जो है सोमैटिक डेथ कहलाती है। एक चीज होती है मॉलिक्यूलर डेथ। वो कब है? मॉलिक्यूलर डेथ तब कहेंगे जब हर एक इंडिविजुअल सेल, पूरी बॉडी का एक एक सेल जो है वो काम करना बंद कर दे, वो चीज सोमैटिक डेथ है। जैसे ही हार्ट, लंग एंड ब्रेन बंद हो जाता है काम करना तो सोमैटिक डेथ हो जाती है। ठीक है, सोमैटिक डेथ होने के बाद भी थोड़ी बहुत एनर्जी सेल्स के अंदर मौजूद रहती है, तो वो थोड़ी देर के लिए अपना फंक्शन करते हैं। उसके बाद जब ये तीनों काम नहीं कर रहे होते हैं तो उनका भी जो है सेल के अंदर जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, उनका भी फंक्शन बंद होता है, तब उनकी डेथ हो जाती है। तो वो चीज है मॉलिक्यूलर लेवल की डेथ। ठीक है, तो दो प्रकार की डेथ है। सोमैटिक वाली जब तब कहेंगे कि जब हार्ट, लंग एंड ब्रेन बंद हो जाए काम करना। एंड मॉलिक्यूलर डेथ तब कहेंगे जब हर एक सेल भी बंद हो जाए काम करना। अब जो डेथ है उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? तो डेथ जो है वो बेसिकली तीन प्रकार की मानी जा सकती है। ठीक है, तीन कारणों से ऐसा कहते हैं कि डेथ होती है, या तो सिनकोप से, एस्फेक्सिया से, या कोमा की वजह से डेथ होती है। तो सिनकोप से क्या, सिनकोप वाली डेथ कब बोलेंगे? कि जब किसी का सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो गया है, काम करना बंद कर दिया है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के फेलियर से जब किसी की डेथ होगी तो वो सिनकोप कहलाएगी। ठीक है, और ये जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम कब होगी डेथ? जब हार्ट जो है काम करना बंद कर देगा। एस्फेक्सिया कब होगा? जब रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर की वजह से, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर की वजह से किसी की डेथ हो जाए तो वो एस्फेक्सिया है। इसमें क्या होता है कि जो एस्फेक्सिया, इसमें जो बॉडी है, इसमें जो बॉडी है वो क्या है, ऑक्सीजन से डेफिशिएंट हो जाती है, जिसके कारण अनकॉन्शियसनेस, डेथ और सफोकेशन होता है। देन कोमा कौन सी स्टेज है? इसमें ब्रेन के डिसफंक्शनिंग के कारण, मतलब फेलियर ऑफ ब्रेन फंक्शन के कारण डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सिनकोप में सर्कुलेटरी सिस्टम बंद होने से डेथ होगी, एस्फेक्सिया में रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर से होगी डेथ, एंड कोमा में जो है ब्रेन फंक्शन के फेलियर से डेथ होगी। एंड कोमा क्या होता है कि इट इज अ डीप स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वापस से जाग नहीं पाता और वो किसी भी प्रकार के स्टिमुलस को, चाहे वो पेनफुल स्टिमुलस हो, लाइट हो, साउंड हो, किसी भी प्रकार के स्टिमुलस के लिए रिएक्ट नहीं करता। साथ ही साथ उसकी जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल है वो चीज भी डिस्टर्ब रहती है, किसी प्रकार का कार्य जो है वो नहीं कर पाता। ठीक है, अ कोमा पेशेंट इज नॉट टर्म्ड एज डेथ बट कोमा ऑफन लेड्स टू ब्रेन डेथ। ठीक है, हमेशा एक कोमा में मौजूद व्यक्ति को नहीं बोलेंगे कि वो डेड है, लेकिन इस प्रोलॉन्ग्ड अगर कोई कोमा में रहे तो वो जो है डेथ हो जाती है उसकी। देन मोड्स ऑफ डेथ कैसे कैसे हो सकती है मृत्यु? तो नेचुरल होती है, अननेचुरल होती है, एक्सीडेंट से होती है। ठीक है, साइन ऑफ डेथ, मरने के बाद क्या क्या आते हैं? तो तीन मेन साइन हमको मरने के बाद देखने के लिए मिलते हैं। एक तो जो है वो इमीडिएट साइन मिलेगा। ठीक है, तुरंत 12 घंटे में। अर्ली साइन जो कि 12 से 14 घंटे हो गए मरने के बाद, तब देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट आता है लेट साइन, जो कि चेंजेस आएंगे 24 घंटे के बाद। तो अब इमिडिएटली आफ्टर डेथ क्या साइन हमें देखने के लिए मिलते हैं? तो इमिडिएटली आफ्टर डेथ में
इमीडिएटली आफ्टर डेथ में तो सबसे पहले जो है सर्कुलेशन बंद होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट सिजेशन ऑफ सर्कुलेशन फॉर मोर देन 5 मिनट्स, ठीक है। पूरी तरीके से सर्कुलेशन 5 मिनट तक बंद रहेगा। तो सबसे पहले सर्कुलेशन ही बंद हो रहा है, तो इसमें क्या है, किसी प्रकार का पल्स फील नहीं होगा। जैसे हम आर्टरीज में पल्स चेक करते हैं वो चीज हमें फील नहीं होगी, हार्ट साउंड जो है सुनाई नहीं देगा ऑस्कल्टेट करने पे। दो प्रकार के टेस्ट इसमें करते हैं, एक होता है मैग्नस टेस्ट, एक होता है आई कार्ड टेस्ट, ठीक है। तो मैग्नस टेस्ट में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक रस्सी का टुकड़ा या कोई भी लाइगेचर, ठीक है, उसकी उंगली पे बांध देंगे, ठीक है। और अगर वो जो उंगली पे हमने इतनी टाइट से उसकी उंगली पे बांध दिया एक टुकड़ा, कपड़े का, धागा, कुछ भी, तो वो क्या है, कई बार क्या होता है कि सर्कुलेशन, छोटे बच्चे ना हाथ में इस तरीके से रबड़ बैंड लगा लेते हैं। तो रबड़ बैंड लगाने से क्या होता है कि आगे जो है इधर अगर वो, तो यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ये जो एरिया पूरा वो क्या है, सूज जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे फिर यहाँ ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाने के कारण बिकॉज ऑफ दिस रबड़ बैंड यहाँ पे चोकिंग हो गई है और ये जो है नीला पड़ जाता है, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है नीला पड़ जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं मैग्नस टेस्ट में। मैग्नस टेस्ट में हम देखेंगे कि क्या ऐसा जो है इसमें नील पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। तो इन पेशेंट्स में, क्यों पेशेंट्स क्या, ये तो डेड बॉडी है, मर गए हैं, तो मरने के बाद क्या है कि जब जो लाइगेचर है, लाइगेचर माने जो भी हमने धागा वगैरह बांध रखा है, उसके आगे हमको देखना है कि स्वेलिंग है नहीं है। स्वेलिंग है तो क्या बाद में फिर वहां पे नील पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, ना सूजन आ रही है ना वहां पे नील पड़ रही है, तो हम समझ जाएंगे कि इस यहाँ पे ऑलरेडी फुल बॉडी में जो है सर्कुलेशन बंद हो चुका है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम लाइगेचर बांध भी दें, पूरी बॉडी में ही ब्लड सप्लाई बंद है, तो लाइगेचर बांधने पे कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ये चीज एक तो मैग्नस टेस्ट होती है। देन एक होता है आई कार्ड टेस्ट, ठीक है। आई कार्ड टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग सिरिंज में फ्लोरोसिन डाई जो है इंजेक्ट कर देते हैं स्किन में, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो चीज जो है, दवाई फटाफट हमारे सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। कब होती है, जब ऑलरेडी क्या कहते हैं कि सर्कुलेशन चल रहा हो नॉर्मली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, व्यक्ति मर चुका है, सर्कुलेशन खत्म हो गया है, तो क्या है, अब वो चीज एब्जॉर्ब होगी ही नहीं उसकी। जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो आप चाहे फ्लोरोसिन इंजेक्ट करिए या कुछ, आपको किसी प्रकार का कोई डाई फैलती हुई शरीर में नहीं नजर आएगी। तो ये होता है आई कार्ड टेस्ट, ठीक है। तो आई कार्ड टेस्ट हो गया, मैग्नस टेस्ट हो गया। ये दोनों चीजें चेक करने के लिए हम करते हैं इनिशियल 5 सेकेंड्स, मतलब सॉरी 5 मिनट, जैसे डेथ हो गई उसके मतलब करीबन थोड़ी देर के बाद ही हम ये चेक कर लेते हैं। दूसरा साइन हमें क्या देखने के लिए मिलता है आफ्टर डेथ, वो होता है डाइफेनस साइन। डाइफेनस साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द वेब्स ऑफ द फिंगर इन अ लिविंग पर्सन appears to be scarlet red or glow when they are held against a strong light, ठीक है। white it is dull and yellow uh, आफ्टर डेथ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप, ये आपकी उंगली है, ठीक है, उंगली पे यहाँ पे आप टॉर्च चिपका के लगा दो तो उंगली कैसी लाल लाल चमकने लगती है, लाल लाल चमकने लगती है, ग्लो करती है, ठीक है। ये केवल एक जीवित व्यक्ति में ही पाया जाएगा। किसी मृत व्यक्ति का आप इस तरीके से लाइट उसकी उंगली के पास चिपकाएंगे तो वो चीज चमकेगी नहीं, लाल नहीं होगी, वो डल एंड येलो हो जाती है, ठीक है। तो यही जो है डाइफेनस टेस्ट कहलाता है। देन नेक्स्ट जो हम यहाँ देखेंगे वो देखेंगे एब्सोल्यूट सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर मोर देन 5 मिनट्स हो जाएगा इन व्यक्तियों में, ठीक है। किसी भी व्यक्ति में अगर मोर देन 5 मिनट जो है एब्सोल्यूट सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन है तो वो भी हम मानेंगे कि इमीडिएट साइन ऑफ डेथ है, तुरंत मरने के बाद वो चीज पता चलेगी। इसके लिए इसको हम किस प्रकार से टेस्ट करते हैं, तो इसको टेस्ट करने के लिए एक तो हमें क्या करना होता है, होल्ड अ कूल ब्राइट मिरर इन फ्रंट ऑफ द माउथ एंड द नोज, ठीक है। एक ठंडा मिरर हमें नाक के पास, मुंह के पास रखना है। इससे क्या होगा, अगर पर्सन जीवित है, मरने का ढोंग कर रहा है, तो क्या है, जो सांस लेने पे हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो वेपर बन जाते हैं, तो उस मिरर पे ऐसे भाप सी बन जाएगी, वेपर बन जाएगी। अगर ऐसा कुछ भाप नहीं बन रहा है तो मतलब वो व्यक्ति जीवित है, ठीक है। तो क्या होता है, मॉइस्चर डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट करते हैं ब्रीदिंग के लिए वो करते हैं हम लोग विंस्लो टेस्ट। विंस्लो टेस्ट में क्या करते हैं कि एक मरकरी
ठीक है, एक मरकरी होती है या तो मिरर, ठीक है, उसको जो है चेस्ट पे रख देंगे या एब्डोमेन पे रख देंगे और फिर नोटिस करेंगे कि वो चीज जो है मूव कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मूव करते हुए उसको देखना है, मूव कर रही है नहीं कर रही है। अगर सांस ले रहा होगा तो वो मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये सब हो गया इमीडिएट, मरने के तुरंत बाद हमें क्या दिखेगा, ठीक है, जो कि 12 घंटे के अंदर हम नोटिस कर सकते हैं। देन अर्ली साइंस ऑफ डेथ, अब 12 से 24 घंटे हो गए हैं उसकी बॉडी को। ठीक है, तो अब क्या क्या दिखेगा, तो 12 से 24 घंटे में अब बॉडी में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा लास्ट में, कि चेंजेस इन आईज। ठीक है, यानी कि जो आईज है वो अपना चमक खो देंगी, आई बॉल्स में जो है जो बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, तनी हुई रहती है, उन सबका जो टेंशन है आईबॉल का वो लॉस्ड हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाएगा और ओपेक हो जाएगा। वैसे कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। प्यूपिलरी कॉर्निया एंड कंजक्टाइवल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। ठीक है, जो प्यूपिल होता है उसका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है ना लाइट के आने पे, वो चीज लॉस हो जाएगी। कंजक्टाइवल रिफ्लेक्सेस भी यहाँ पे लॉस हो जाएंगे। ठीक है, देन चेंजेस इन स्किन, ये तो हमें आंखों में देखने को मिलेगा। स्किन में क्या क्या, स्किन जो है उसका लश्चर चमक हो जाएगी, इलास्टिसिटी स्किन की डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, कलर जो है पेल सी हो जाएगी स्किन। ठीक है, ये सब होगा। देन बॉडी टेम्परेचर भी हमको अब यहाँ पे चेंज मिलेगा, तो लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड कूलिंग ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है कि एक बार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद क्या है कि ऐसे तो हमारा बॉडी हमारा टेम्परेचर मेंटेन करके रखी हुई है, लगातार हमारा कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं शरीर में। ठीक है, तो लगातार कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है। लेकिन जब एक बार मृत्यु हो गई किसी की, तो मृत्यु के बाद क्या है, कुछ किसी भी प्रकार का रेस्पिरेशन है, एब्जॉर्प्शन है, कुछ प्रोसेस उसके अंदर नहीं चलेगा, तो बॉडी का क्या है, टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। तो वंस डेथ अगर बॉडी हीट डिक्रीजेस बिकॉज ऑक्सीडेशन इज स्टॉप। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रोसेस शरीर के अंदर नहीं चल रहा, तो क्या होता है, द बॉडी एज्यूम्स द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस। ठीक है, जहां पे भी रखा गया है, बर्फ में रखेंगे, जैसे मरने के बाद बर्फ के ऊपर रख देते तो बॉडी भी जो है ठंडी रख रहती है, तो जहां पे रख देंगे वो वैसा ही बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा। बॉडी टेम्परेचर जो है 0.4 डिग्री सेल्सियस पर आवर के हिसाब से गिरता जाता है आफ्टर डेथ। ठीक है, द टर्म पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी इज यूज्ड व्हेन द death of the body instead of coming down to normal temperature shows a rise in the temperature which persists for 1 to 2 hours। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मरने के बाद बॉडी का टेम्परेचर कम ना होके थोड़ा नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। तो ये बेसिकली कब होता है कि अगर पेशेंट को टिटेनस से मरा है, ठीक है, सीएनएस की कोई इंजरी है, ठीक है, स्ट्रेकेनिन अगर उसने खा रखा है, नक्स वोमिका। ठीक है, इसके अलावा नक्स वोमिका की पॉइजनिंग की है उसमें, तो जो कि कुचला होता है, तो इस सब के कारण क्या होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक मिनट। हाँ, कल हमने जो कुचला की पॉइजनिंग देखी थी, तो कुचला की पॉइजनिंग में मैंने क्या बताया था कि वो टिटनेस के जैसा, जैसे टिटेनस के तरह शरीर अकड़ जाता है, वैसे ही कुछ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो वही चीज लिखी है कि अगर कभी पेशेंट टिटेनस से, ठीक है, नर्वस सिस्टम की किसी इंजरी से या कुचला की पॉइजनिंग के कारण, क्या इन सभी कंडीशन में क्या होता है कि द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड केमिकल चेंजेस जो है, आप मतलब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सरवाइव कर जाते हैं और वो धीरे धीरे, क्योंकि अभी पूरी तरीके से बॉडी का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में मौजूद रहते हैं। अब जब जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, तो वो क्या अपना खाना वाना बनाएगा, अपना रेस्पिरेशन करेगा, तो वो क्या करता है, उस टाइम पे जो एनर्जी लिबरेट मतलब हो रही होती है, हीट, उसकी वजह से जो डेड बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, ये इतनी फालतू की कहानी आप नहीं भी ध्यान रखोगे, तो मेन आपने ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, मरने के बाद भी शरीर का जो टेम्परेचर है व्यक्ति का, वैसे तो गिर जाना चाहिए, लेकिन वो
कम नहीं होता, नॉर्मल बना रहता है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, पैथोजन आ जाते हैं उसके शरीर के अंदर। पैथोजन आने के बाद क्या करते हैं, पैथोजन अपना अपना खाना बनाएंगे, अपना सारा प्रोसेस करेंगे। तो उस प्रोसेस के दौरान वो ऑब्वियसली कोई ना कोई एनर्जी लिबरेट करते हैं, तो उस एनर्जी के लिबरेशन से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। देन एक है चीज जिसका नाम होता है पोस्टमार्टम स्टेनिंग या पोस्टमार्टम लिविडिटी, इसको कहते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम लिविडिटी से ये टॉपिक आता है। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी का क्या मतलब होता है? इट इज पर्पलिश डिस्कलरेशन अपीयर विद इन 30 मिनट टू 2 आवर्स आफ्टर द डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमने इस तरीके से किसी की बॉडी रख रखी है, ठीक है, तो सारा खून कहाँ आके जम जाता है? इधर इसकी पीठ की साइड सारा खून आके सेटल डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अब कोई प्रेशर उसके शरीर में है नहीं, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी क्या है, सारा खून जो है नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। यही चीज पोस्टमार्टम लिविडिटी कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड टेंड्स टू गो इन द कैपिलरी, जो कि क्या है, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द पोजीशन, कॉजेज डिस्टेंशन। मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द पोजीशन, मान लीजिए कोई बंदा है जो कि क्या करते हैं, फांसी लगा के मर गया, ठीक है। तब फांसी लगा के मर गया तो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट कौन सा होगा? ग्रेविटी का प्रकोप कहाँ ज्यादा होगा? ग्रेविटी जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा रहेगी। तो ये जो पोस्टमार्टम, सॉरी, जो फांसी लगा के व्यक्ति मरा है ना, तो उसके केस में क्या होगा, जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है ना, वो हमको पैरों में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अगर कोई टेढ़ा लेट के मर गया है तो हो सकता है जैसे कोई सर के बल गिर गया है, ठीक है, और ऐसे डूब, जैसे ड्राउनिंग का केस होता है ना, पानी में डूब गया कोई, तो सर के बल डूबा पड़ा है वो इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे डूबा पड़ा है, तो उसको पोस्टमार्टम लिविडिटी कहाँ मिलेगी? सारा ब्लड जो है यहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ सर के पास, ठीक है। तो जिस पोजीशन में बॉडी रखी जाएगी, जहां ग्रेविटी का असर पड़ेगा, सारा का सारा खून जाके वहीं जम जाता है। यही चीज जो है पोस्टमार्टम लिविडिटी कहलाती है, ठीक है। ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पाया जाता है, और ये आता है अंडर इमीडिएट साइन ऑफ डेथ, जो कि हमको 30 से 2 घंटे के बाद देखने के लिए मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा है पोस्टमार्टम लिविडिटी का? एक बार मैं दिखा देती हूँ पोस्टमार्टम लिविडिटी। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि जिस भी पोजीशन बॉडी पड़ी हुई रहती है मरते हुए, तो वही हो जाता है। ये देखो इस तरीके से रखा हुआ था, तो सारा खून जो है नीचे ही जम गया। ये देखिए इस तरीके से पीठ के बल रखा होगा शरीर, तो सारा खून जो है यहीं जम गया आके नीचे, क्योंकि शरीर में अब कुछ रहा नहीं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, पूरा जो खून है वो कहाँ जा, क्योंकि लाश ऐसी ही रखी हुई थी ना, बॉडी ऐसी ही रखी हुई थी, तो सारा खून जो है नीचे सेटल डाउन हो गया। ये आपने ध्यान रखना है। और जो हैंगिंग का केस है, उसके पैरों में देखो, ये वाला सी वाला आप देखो डायग्राम, पूरा शरीर, ठीक है, पैरों में आया है, मतलब वो पक्का फांसी लगा के मरा है, ठीक है। तभी सारा जो है, इसमें पैर जो है इसके रेड रेड हैं, ठीक है, मतलब उतना साफ तो नहीं दिख रहा फोटो। हाँ ये देखो, इस तरीके से पैर जो पूरे फूले हुए हैं, लाल लाल हो रखे हैं, माने ये फांसी लगा के व्यक्ति मरा है, ठीक है। तो सारा जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है वो कहाँ आया, उसके पैरों में आ गया, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट पोस्ट सॉरी। अब आप कहते हैं इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की, पोस्टमार्टम लिविडिटी का क्या फायदा है? तो पोस्टमार्टम जो स्टेन है, ठीक है, वो क्या है, जनरली मैनिफेस्ट आफ्टर 1 आवर ऑफ द डेथ, ठीक है। और ये जो है शुरू हो जाता है 1 घंटे, जैसे ही व्यक्ति मरा उसके 1 घंटे के बाद ही ये चीज चालू हो जाती है, और 4 से 6 घंटे अगर लाश को हो गए तो अच्छी खासी देखने को मिलती है ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ बॉडीज पोजीशन विल चेंज द पोजीशन ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी। अब जैसे एक बार खून जम गया पूरी तरीके से, ठीक है, अब आप जो है इसको चेंज करेंगे पोजीशन, तो खून भी जो है उसी साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बट द एरिया ऑफ स्टेनिंग डज नॉट शिफ्ट आफ्टर दिस पीरियड। एक बार क्या, दाग तो लग गया, धब्बा लग गया, तो स्टेनिंग वही रहेगी, लेकिन खून जो है शिफ्ट हो जाएगा, जिस साइड पोजीशन बदल दो बॉडी की वैसे ही हो जाएगा खून शिफ्ट। लिखा पोस्टमार्टम जो स्टेनिंग है इज अ रिलायबल साइन ऑफ डेथ, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कितने समय पहले जो है मृत्यु हो गई है, किस पोजीशन में था व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। और जब एस्फेक्सिया से मृत्यु होती है किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से, तो जो है उसमें किस तरीके की पोस्टमार्टम लिविडिटी पाई जाती है, ब्लूइश वॉयलेट या पर्पल कलर की। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से किसी की
मृत्यु हुई है तो उसमें जो है पोस्टमार्टम लिविडिटी मिलेगी हमको चेरी रेड कलर की, ठीक है। देन एक पॉइंट होता है कैडावरिक स्पाज्म, क्या होता है कि शरीर जो है अकड़ जाता है मरने के बाद, ठीक है। इसी चीज को हम राइगर मोर्टिस भी कहते हैं। एक मिनट, यही चीज हम कहते हैं राइगर मोर्टिस भी। तो ये जो है थर्ड साइन, मतलब ये जो है एक साइन आता है जो कि इंटरमीडिएट साइन ऑफ डेथ के अंदर ही आता है। शरीर जो है जब व्यक्ति की मर जाएगा व्यक्ति तो क्या है, उसका शरीर जो है अकड़ जाता है, ठीक है। अ, वो चीज जो है राइगर मोर्टिस कहलाती है। और कैडावरिक स्पाज्म इसको कहते हैं। तो कैडावरिक स्पाज्म में क्या होता है, ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम स्पाज्म, ठीक है। तो इसमें इंस्टेंट राइगर है और रिजिडिटी कैटालिप्टिक रिजिडिटी होती है, इंस्टेंटेनियस रिजिडिटी, एकदम हार्ड हो जाता है, ठीक है। इट इज अ रेयर फॉर्म ऑफ मसल स्टिफनिंग जो कि एट द टाइम ऑफ डेथ आती है और फिर धीरे धीरे जो है ये पूरी तरीके से राइगर मोर्टिस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही मरेगा उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए जो है इस तरीके का स्पाज्म आएगा, देन धीरे धीरे जो है पूरी तरीके से अकड़ जाता है शरीर और कन्वर्ट हो जाएगा राइगर मोर्टिस में। इसका क्या मतलब है ये कैडावरिक स्पाज्म का, कि इसका इंपॉर्टेंस है कि डिपेंडेबल साइन ऑफ डेथ, अगर किसी का शरीर अकड़ गया है तो हम समझ जाएंगे कि इसकी डेथ हो गई, राइगर मोर्टिस हो गया इसको, ठीक है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम एंड मोड ऑफ डेथ, कि कितने समय पहले जो है इसकी मृत्यु हो गई होगी, ये हमें अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। एकदम फ्रेश जब कोई मरता है तब उसके शरीर में इस तरीके से अकड़ेगा नहीं उसका शरीर, ठीक है। अगर ट्रेमर से मरा है वो तब की बात अलग है, बट वैसे नहीं होगा, ठीक है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम अनलेस डिस्टर्ब, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ही मरेगा व्यक्ति, ठीक है, तो क्या थोड़े टाइम के बाद जैसे ही उसकी, मतलब मान लीजिए ऐसे चेयर में बैठा हुआ था वो, ठीक है, और कोई था नहीं घर में, तो मान लीजिए वो अकेला रहता था, चेयर में बैठा हुआ था और वैसे ही उसको हार्ट अटैक आया, मर गया, ठीक है। अब जो है उसकी बॉडी वहीं पड़ी रही, पता नहीं था, उसके घर वाले कोई थे ही नहीं साथ में, ठीक है। तो क्या है, अब ऐसी पड़ी रहेगी उसकी बॉडी चेयर में, तो 12 से 24 घंटे के भीतर ही क्या होने लगेगा, उसकी बॉडी में राइगर मोर्टिस आएगा, अकड़ जाएगी। तो अब जो पोजीशन है ना उसकी, वो वैसे ही बैठा रहेगा जैसे चेयर में बैठा हुआ मरा हो, ठीक है। अगर कोई बेड पे लेट के मरा है तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये चीज बेसिकली हमें टाइम एंड पोजीशन ऑफ डेथ बताता है कि किस तरीके से वो व्यक्ति वहां मरा है। कैडावरिक स्पाज्म के जो चेंजेस है, मतलब कैसे कैसे ये चीज बदलती है, तो वो आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले होगा प्राइमरी रिलैक्सेशन एंड स्टेज ऑफ फ्लैसिडिटी, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, क्या है कि सारी जो मसल्स हैं बॉडी की जो है फ्लैसिड हो जाएंगी, एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड फ्लैबी, जॉइंट्स जो है सब रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। हाउएवर द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। पहले इनिशियली जैसे ही व्यक्ति मरा, तो व्यक्ति मरा क्या हो गया, अब उसके पास कुछ एनर्जी नहीं है शरीर में, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए भी मसल की एनर्जी चाहिए, तो जैसे ही व्यक्ति मरा एनर्जी सारी खत्म, ठीक है। तो क्या खत्म हो जाएगी, तो जो थोड़ी बहुत सेल में उसकी सहायता से थोड़ी देर के लिए जो शरीर है वो जो है उसका फ्लैसिड रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, ठीक है, अकड़ेगा नहीं, थोड़ी देर ठीक रहेगा। फिर लेकिन क्या होता है, फिर धीरे धीरे राइगर मोर्टिस डेवलप होगा। अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी थी मरने के बाद वो थोड़ी बहुत यूज हो गई प्राइमरी स्टेज में ही, तो वहां पे रिलैक्स रहा। अब एनर्जी थी नहीं तो अकड़ गया शरीर, ठीक है, अकड़ गया तो उस चीज को बोलेंगे राइगर मोर्टिस। तो राइगर मोर्टिस इसी को कहते हैं पोस्टमार्टम रिजिडिटी। ये क्या होता है, रिकॉग्नाइजेबल साइन होता है डेथ, कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या होता है, स्टिफनिंग ऑफ द लिम्स ऑफ द कॉर्प्स, ठीक है। डेड बॉडी का जो है लिम्स जो है स्टिफ हो जाएगा, caused by the chemical changes in the muscle post-mortem, ठीक है। मरने के बाद फिर जैसे मैंने बताया कि हमको क्या कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो वो सब अब है नहीं मरी हुई बॉडी में, तो क्या होगा, अकड़ ही जाएगा शरीर। कैल्शियम का इनटेक और कैल्शियम का इनफ्लक्स और इफ्लक्स, लगातार कैल्शियम मसल के अंदर आती रहनी चाहिए, बाहर जाती रहनी चाहिए, ताकि नॉर्मली उसका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता रहे। तो अब कैल्शियम का अंदर बाहर करने के लिए भी क्या है, हमको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी है नहीं, कैल्शियम अंदर बाहर होगा नहीं, तो कहीं कैल्शियम अंदर ही पड़ा हुआ है, कहीं कैल्शियम बाहर ही पड़ा हुआ है, अब वो उसको मिल नहीं रहा, तो इस वजह से क्या है, शरीर जो अकड़ जाएगा, स्टिफनेस ऑफ लिम्ब मिलेगी। इट टेक्स 1 to 2 hours टू कंप्लीटली स्टैब्लिश राइगर मोर्टिस
ठीक है। एक मरने के 1 से 2 घंटे बाद जो है ये राइगर मोर्टिस डेवलप हो जाता है। इनिशियली तुरंत मरने के 1-2 घंटे के अंदर जो है प्राइमरी रिलैक्सेशन का स्टेज चल रहा है, जिसमें बॉडी जो है थोड़ी ढीली पड़ी रहती है। ठीक है, अभी है थोड़ी बहुत एनर्जी तो ढीली पड़ी रहेगी। फिर एकदम से सारी एनर्जी बंद, कैल्शियम का सप्लाई मसल में बंद, तो तुरंत जो है शरीर अकड़ जाएगा और जो है करीबन 24 घंटे तक शरीर अकड़ा रहता है। उसके बाद क्या होता है, अब फिर आता है सेकेंडरी रिलैक्सेशन। ठीक है, जैसे अब शरीर अकड़ गया तो अब 24 घंटे तक लाश पड़ी हुई है, तो क्या पहले जब हम जीवित होते हैं हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, हमारे आसपास अभी आपके मेरे करोड़ों बैक्टीरिया घूम रहे हैं, लेकिन ना आपको कुछ हो रहा है ना मेरे को, और किसी व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग लिविंग है, हमारे अंदर सेल्स हैं जो कि हमारे लिए फाइट बैक कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब व्यक्ति मर जाए तो क्या होता है, ना उसकी कोई एनर्जी बची, ना कोई सेल बचे जो उसके लिए फाइट बैक करेंगे। तो जो ये करोड़ों बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में मौजूद है वो करेंगे उस पर अटैक। तो जैसे ही वो उस पर अटैक करेंगे वो चीजें क्या है, डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, धीरे धीरे सड़ने लगती हैं चीजें, बॉडी जो है सड़ने लगती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उसको खा रहे हैं। उसके कारण आएगा सेकेंडरी रिलैक्सेशन। ठीक है, सेकेंडरी रिलैक्सेशन जो है आता है आफ्टर राइगर मोर्टिस। बॉडी जो है सॉफ्ट एंड फ्लैसिड अगेन बन जाती है, लेकिन बाहर का स्ट्यूमुलाई की हाथ पे मारो, पैर पे मारो, उठाओ तो कुछ किसी चीज को वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। बट ये सॉफ्ट बनी क्यों, मैंने आपको इसका एग्जैक्ट रीजन बताया। इसका एग्जैक्ट रीजन है क्योंकि इस पे पैथोजन ने अटैक किया। पैथोजन ने अटैक कर धीरे धीरे अब वो बॉडी को डीकम्पोज करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपकी और मेरी बॉडी क्यों नहीं हो रही ऐसी? क्योंकि हम लिविंग है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो फाइट बैक कर रहा है, लेकिन डेड बॉडीज का सिस्टम फाइट बैक नहीं करता है, तो अब उस पर पैथोजन का अटैक हो गया। अब वो जो है शरीर को धीरे धीरे सड़ाने लगता है, इसीलिए जो है सेकेंडरी रिलैक्सेशन आता है। तो ये चीज इसमें देखने के लिए मिलती है। कैडावरिक चेंजेस में 3 मेन है। प्राइमरी रिलैक्सेशन, जो अभी थोड़ी बहुत एनर्जी है उसके कारण चल रहा है शरीर। राइगर मोर्टिस, एकदम अब कैल्शियम का इनफ्लक्स इफ्लक्स जो है सेल के अंदर बंद हो गया, मसल के अंदर बंद हो गया, अकड़ गया शरीर। सेकेंडरी रिलैक्सेशन आया बिकॉज ऑफ पैथोजन अटैक जो कि बॉडी को सड़ाना चालू किए। तो ये तो हो गया अर्ली चेंजेस एंड इंटरमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ। नाउ लास्ट इज लेट चेंजेस आफ्टर डेथ। ठीक है, अब क्या, जैसे मैंने बताया शरीर क्या सड़ना चालू करेगा, सेकेंडरी रिलैक्सेशन का स्टेज आया, शरीर जो है शरीर जो है सड़ना चालू करेगा, इसमें पैथोजेंस अटैक करेंगे आके, तो प्यूट्रीफेक्शन होगा, सड़ना चालू होगा। प्यूट्रीफेक्शन ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजिशन। ठीक है, सड़ना चालू होगा, ये जो है एक साइन ऑफ डेथ है, सर्टेन साइन ऑफ डेथ है। ये क्या होता है, शरीर का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो चीज इनऑर्गेनिक में अब कन्वर्ट होगी धीरे धीरे, सारा पैथोजन उस पर अटैक कर चुके हैं। 2 मेन चीजें होंगी इसमें, एक होगा ऑटोलाइसिस एंड एक होगा बैक्टीरिया का एक्शन। ठीक है, बॉडी सड़ती कैसे, 2 तरीके से सड़ेगी। पहले होगा उसमें ऑटोलाइसिस, दूसरा होगा बैक्टीरियल एक्शन। ऑटोलाइसिस में क्या होता है, जैसे ही मरा व्यक्ति तो क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, तो सेल डिस्ट्रॉय होगा, एंजाइम सारे बाहर टिश्यूज में फैलाएंगे। अब जब एंजाइम्स निकल के आएंगे तो एंजाइम्स तो होते हैं हाईली इरिटेंट, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे सॉफ्ट एंड लिक्विफाई करना चालू करते हैं बॉडी को। इसी चीज को कहते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटो माने सेल्फ, लाइसिस माने डिस्ट्रक्शन। तो शरीर ही अपना शरीर का नाश कर रहा है अब। ठीक है, ये जो है 3 से 4 घंटे के बाद आफ्टर द डेथ होना चालू हो जाता है, और करीबन 2 से 3 दिन तक ये चीज चलती रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, द लार्ज वेराइटी ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, अब फिर क्या होता है, जैसे मैंने बताया बैक्टीरियल एक्शन आएगा। कैसे आएगा बैक्टीरियल एक्शन, की फाइट बैक नहीं कर पाएगा तो पैथोजन आसपास जो करोड़ों जो हमारे एनवायरमेंट में पैथोजन है वो सब आ जाएंगे शरीर के अंदर। ठीक है, अब जब वो शरीर के अंदर आए, ये बैक्टीरिया के पास भी एंजाइम्स हैं, ये बैक्टीरिया खुद में है, वायरसेस हैं, तो ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको जो शरीर में है व्यक्ति के उसको तोड़ना चालू करेंगे। ठीक है, और इसी के कारण क्या है, और मतलब ये बैक्टीरिया को काम करने के लिए, बैक्टीरिया को शरीर को सड़ाने के लिए क्या चीज फेवर करती है, वार्म, मॉइस्चर एंड एयर आर फेवरेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ और प्यूट्रीफेक्शन के लिए, बॉडी को सड़ाने के लिए। इसलिए गर्मियों के समय जो है लाश वो जल्दी सड़ती है एज कम्पेयर टू विंटर्स। ठीक है, तो क्या है, बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, लिसिथिन करता है, जो कि क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा। ठीक है, ब्लड सेल्स को सब बर्बाद करेगा। ड्यूरिंग लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, जब हम लोग जीवित रहते हैं ना तब भी हमारे इंटेस्टाइन में, आपके मेरे अभी करोड़ों पैथोजन जो है मौजूद है इंटेस्टाइन में भी। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो गट के लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, जो बुरे हैं उनको सप्रेस किया हुआ है हमारी बॉडी ने,
उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट आफ्टर द डेथ, ठीक है, अब मरने के तुरंत बाद क्या होता है, क्योंकि अब जो है खाना इनको मिल नहीं रहा, गट बैक्टीरिया को भी, तो ये यहाँ वहां जो है फैलना चालू करेंगे। ऑर्गन्स आर नियरेस्ट टू द बैक्टीरिया सोर्स एंड हैव द ग्रेटेस्ट ब्लड सप्लाई, वो जो है जो हमारे इंटेस्टाइन के पास वाले ऑर्गन है, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ठीक है, ये सब जो है पहले इनको रिच ब्लड सप्लाई होती है, ये जो है पहले सड़ना चालू करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया का अटैक होता है ना, ये बैक्टीरिया का अटैक दो प्रकार का होता है। एक बैक्टीरिया तो वो जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, वो अटैक करते हैं। उसके अलावा कौन से बैक्टीरिया अटैक करते हैं, जो एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया, ठीक है, एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया पता है कहाँ से घुसते हैं, जो नॉस्ट्रल्स है, नाक के छेद है, मुंह का छेद है, ठीक है, कान से घुस जाते हैं डेड बॉडी के, ठीक है। बाकी एनल रीजन है, यूरेथ्रा है, वेजाइनल रूट है, यहाँ सबसे ये घुसने लगते हैं, बॉडी की जितनी भी ओपनिंग है वहां से ये बैक्टीरिया जो है बॉडी में घुस जाता है, डेड बॉडी में, और उसको फिर डिस्ट्रॉय करना चालू करता है। देन सेकेंड स्टेज, मतलब फिर जो सेकेंड आता है लेट साइन ऑफ डेथ होता है, वो होता है putrefaction, ठीक है। पहला आता है प्यूट्रीफेक्शन, जो जिसमें बॉडी सड़ने लगी, दो प्रकार से सड़ेगी, ऑटोलाइसिस होगा एंड बैक्टीरियल एक्शन होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन में क्या होता है, अब जितना भी सेपोनिफिकेशन को ही हम ऑल्सो इज नोन एज एडिपोसील, ठीक है। और ये क्या है, इट अपेयर्स लाइक सॉफ्ट वैक्स कॉल्ड एडिपोसीर, और इसमें क्या होता है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूट्रीफेक्शन, ठीक है। प्यूट्रीफेक्शन का ही ये जो है नेक्स्ट स्टेप होता है। इसमें शरीर के जितने भी अननेचुरल लिक्विड फैट है वो जो है सेचुरेटेड सॉलिड फैट में कन्वर्ट होने लगता है शरीर के अंदर, और वार्म टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर जो है इस चीज को फेवर करता है। एडिपोसीर बेसिकली क्या होता है, येलो व्हाइट ग्रीसी वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, और जैसे ही आप डेड बॉडी को काटेंगे, जैसे आप समझ लो डेड बॉडी में पस भरेगी या सड़ने के बाद, मतलब आसान भाषा में समझाऊं, बट ये एक्चुअल में पस नहीं होता है। एडिपोसीर इज फैट का सॉलिडिफिकेशन जो है शरीर में होने लगता है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन बिकॉज एक्सटर्नल फीचर्स गेट प्रिजर्व्ड। इसी के कारण क्या होता है, कई बार एक्सटर्नल फीचर्स जो है पर्सन के वो प्रिजर्व्ड रह जाते हैं, पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होते, और आइडेंटिफिकेशन में ये चीज हेल्प कर जाती है। एंड इट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ एज इंजरीज आर प्रिजर्व, ठीक है। जैसे मैंने बताया सॉलिडिफिकेशन हो जा रहा है पूरे फैट का, तो ये इंजरीज को भी प्रिजर्व कर लेता है इसी के कारण, और जो है इट गिव्स इंडिकेशन कि कितने समय पहले करीबन डेथ हो गई होगी, ठीक है। सपोनिफिकेशन में दिखा देती हूँ। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन। तो अगर कहीं पे ना चोट लग रखी है, कहीं पे कट मरा हुआ है, तो ये तो वैसे मम्मीफाइड हो गया बॉडी, ये सेपोनिफिकेशन तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो आप, थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा पस जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये व्हाइट व्हाइट नहीं, येलोइश कलर का, ये उतना अच्छा नहीं है। जब इसे काटते हैं ना शरीर, हाँ ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा जो है, अब देखो आप, इसके ब्रेस्ट वाले एरिया में कट लगा हुआ है, फोरहेड में जो है मार पिटाई की हुई है, कट लगा हुआ है, तो इस तरीके से जो इंजरीज है ना वो प्रिजर्व्ड रह जाती है। ये एक्चुअल में जो है सेफोनिफिकेशन कहलाता है। अब इसको अगर हम काटेंगे ना, तो जो है येलो येलो कलर का चीज लाइक मटेरियल दिखेगा हमें इसमें अंदर, है ना। तो ये जो है सेपोनिफिकेशन कहलाता है। इसमें पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, अब है नहीं, बट आप समझ जाइए, ठीक है, ये चीज सेपोनिफिकेशन कहलाती है। देन लास्ट स्टेप आता है ममीफिकेशन, ठीक है। बॉडी जो है पूरी तरीके से सड़ चुकी है, सूख गई है, ममीफाइड हो जाती है बॉडी, ठीक है। तो ममीफिकेशन जो है ये एक फर्दर लास्ट स्टेप है ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम प्यूट्रीफेक्शन स्टॉप्स, ठीक है, बॉडी सड़ना बंद कर देती है और शरीर जो है ममीफाइड हो जाता है, ठीक है। ममीफाइड बॉडी कैसी दिखती है, ये कुछ इस तरीके से जो है शरीर पूरा ममीफाइड हो जाता है, ठीक है। ये लास्ट स्टेप ऑफ प्यूट्रीफेक्शन है, ये आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये कैसे हुआ है, पूरी बॉडी जो है सूख गई है, तो ये डिहाइड्रेशन हुआ है ऑब्वियसली ऑफ बॉडी टिश्यू एंड विसेरा, ठीक है। और हाई टेम्परेचर, डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर जो है, ठीक है, एंड फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द बॉडी, ये सब जो है ममिफिकेशन को प्रमोट करता है। जितना ड्राई एनवायरनमेंट होगा उतना जल्दी जो है सारा वेपर्स एब्जॉर्ब जितना भी लिक्विड है वो सब क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और बॉडी जो है ममीफाई हो जाएगी। इसके अलावा जो और क्या बात ध्यान रखेंगे कि अ ममीफाइड इज shriveled, odorless and very dark in color, ठीक है। वेट लॉस, स्किन बिकम्स हार्ड, ड्राई एंड लेदरी, विसरा भी जो है डार्क एंड श्रंकन हो जाता है। ये हमें इससे भी इंजरीज वगैरह हैं जो प्रिजर्व रहेंगी और इससे भी हमें अंदाजा लग जाता है कि कितने समय पहले जो है मृत्यु हुई है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करें कि हम कैसे डेथ का पता लगाएंगे, तो टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, टाइम सिंस डेथ, कितना समय हो गया मृत्यु को कैसे पता लगाया जाता है, वार्मथ और कूलिंग से, ठीक है। 0.4 जो है हर घंटे कम होते जा रहा है, तो जितना कम बॉडी का टेम्परेचर है उसके अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना जो है उसकी मृत्यु को समय हो गया होगा। और अब टेम्परेचर कैसे पता लगाएंगे शरीर का, ये मरे हुए बॉडी का, मुंह में तो नहीं रख सकते थर्मोमीटर, ठीक है, एक्जिला में भी नहीं रख सकते, तो क्या करते हैं उसके पेट में ना लिवर वाले में लिवर की साइड चीरा लगाते हैं, जहाँ पे लिवर होता है उधर इंसिजन मार के उधर थर्मोमीटर डाला जाता है, ठीक है। और फिर वहां से पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर है, या फिर हम लोग पर रेक्टली भी इसमें टेम्परेचर पता लगा लेते हैं इंसर्ट करके, ठीक है। और पोस्टमार्टम स्टेनिंग से पता चल जाता है, ठीक है, वही पोस्टमार्टम लिविडिटी जिसको कहा है। और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी पोस्टमार्टम लिविडिटी की बता दी थी मैंने। राइगर मोर्टिस से भी हम पता चल जाता है कितने समय के बाद, कितने समय में जो है मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। और डीकम्पोजिशन, जैसे बॉडी सड़ने लगेगी तो भी कौन सी डीकम्पोजिशन है, सेपोनिफिकेशन, ममीफिकेशन, क्या हुआ है, वो चीज से हमें अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। और डिग्री ऑफ डाइजेस्ट, कितना जो स्टमक का कंटेंट है वो बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा बाउल कैसा है, मतलब इंटेस्टाइन कैसी है, और ब्लैडर, इन सब से अंदाजा आ जाएगा। देन मेडिको लीगल एटॉप्सी तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो इस तरीके से जो हमारा 4th पॉइंट है सिलेबस का वो चीज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो इंजरीज करना है डिस्कस। आई गेस ये थोड़ा, चलो इसमें से इंजरीज मैं आपको पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का पॉइंट नंबर 5 ही है, ठीक है। इंजरीज एंड थर्मल इंजरीज, उसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, ये पॉइंट्स है। और ठीक है, इंजरीज, तो इंजरी माने अभिघात। तो इंजरीज कितने प्रकार की होती हैं, छिन्न, भिन्न, दिग्ध, जैसे पंचर वुंड कहते हैं, परफोरेटेड कट है, ठीक है। शत माने लेसिरेटेड वुंड, पिच्छित माने कंट्यूजन या नील पड़ जाना, घृच माने एब्रेशन, ठीक है, छिल जाना। तो अब ये एक एक करके इनके बारे में बताया हुआ है कि जो फर्स्ट 2 इंजरीज है, ठीक है, कट लग जाना एंड परफोरेटेड, ये जो है शार्प वेपन से होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट 2 इंजरीज आर कॉज्ड बाय एज्ड वेपन्स, ठीक है, नुकीले जो हो। और थर्ड वन जो है पंचर है, छेद करना है तो सुई चुभने जैसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। एज वेपन माने धारदार हथियार से लगता है, काटे, जैसे चाकू काट रहे हैं, चाकू से काट रहे हैं या किससे, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, तो वो धारदार हथियार है ना, धार है उसमें, तो उससे कटेगा। तो कट वुंड और परफोरेटेड वुंड अगर किसी में मिल रहा है तो मतलब धारदार हथियार से वहां वार किया गया है, चाहे वो चाकू हो सकता है, दराती हो सकती है, ठीक है, कुल्हाड़ी हो सकती है, कुछ भी धारदार होगा। और जो पंचर किया है, ठीक है, छेद किया है, तो वो पॉइंटेड से होगा, जैसे स्क्रू ड्राइवर से छेद दिया, ठीक है, या फिर कील से मार दिया, तो वो, ठीक है। देन बाकी के जो 3 है, लेसिरेशन है, कंट्यूजन है एंड एब्रेशन है, ये क्या है, चोट लगने से, एक्सीडेंट से, मार पिटाई से हो जाते हैं, कि घसीट गया कहीं पे कोई, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ थोड़ा, चलो अभी आगे आएगा ना उसी के साथ साथ दिखा दूंगी, ठीक है। देन अब जैसे ये बताया है कि जो छिन्न वाला है, ठीक है, यानी कि जो कट वुंड है, कट वुंड क्या होता है कि ये जो है ब्रॉड होता है, ऑब्लिक होता है और स्ट्रेट होता है। इसके कारण क्या है, कॉजिंग फॉलिंग ऑफ द लिम्स, कट जैसे हाथ काट देंगे तो क्या है, लिम्स वगैरह गिर जाएंगे। भिन्न में क्या है,
इसमें इंजरी टू अ ऑर्गन जिससे ब्लड निकलेगा, यूरिन, स्टूल जो है वो सब वहां से निकल के आ सकते हैं। ये सब हो जाएगा किसमें, परफोरेटेड वुंड में, कहीं छेद हो जाए वहां, ठीक है। तो छेद से कुछ भी निकल सकता है। अगर कहीं दिग्ध हो जाए यानी कहीं पंचर कर दिया हमने, ठीक है, तो पंचर में भी क्या है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से ये किया जाता है, नुकीले से, जैसे स्क्रू ड्राइवर है या कील है ये, ठीक है। शत माने की लेसिरेटेड वुंड है, तो लेसिरेटेड वुंड किससे होगा, ये जो है नीदर एक्सेसिवली कट नॉर टॉर्न, ठीक है, ना ज्यादा कट लगता है ना ये फट रखा होता है, इन दोनों के बीच का होता है एक्चुअली। तो लेसिरेटेड वुंड सॉर्ट ऑफ फट जाना, ठीक है, लेसिरेटेड। ये देखो इस तरीके से जो है फट रखा है। अब अगर यहाँ देखो तो इन्होंने बता रखा है कि लेसिरेशन कैसे फट रखा है, और पंचर वाला देखो कैसा है, बिल्कुल निडल टाइप का है, और लेसिरेशन जो है पूरा फट रखा है, ठीक है। तो फट जाना इज लेसिरेशन, पंचर इज डिफरेंट। ये देखो ये भी लेसिरेशन हो रखा है। ये ना कुछ मोटे हथियार से, मतलब जिसका शार्प एंड ना हो उससे ये हो सकता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से जो है स्किन लेसिरेशन है। ये देखिए इस तरीके से फट गया ना, तो ये चीज जो है स्किन लेसिरेशन कहलाता है ना। इसी प्रकार से पिच्छित होता है, कंट्यूजन, ये तो नील पड़ना होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स बेसिकली डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण जो ब्लड है वो बाहर स्किन में निकल आता है और नील सी पड़ जाती है, तो कंट्यूजन। ये देखो इस तरीके से नील पड़ जाना है इस कंट्यूजन, ब्लड वेसल्स फटने के कारण। फिर होता है घ्रिच, घ्रिच माने रगड़ लग जाए, ठीक है, रगड़ लग जाएगी तो घ्रिच हो जाएगा। इसमें क्या होता है, स्किन जो है थोड़ी सी घिस जाती है बाहर की, और इसमें क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन, और कुछ कुछ पस जैसा लिक्विड भी इसमें से निकल रहा होता है, ठीक है। ये देखो ऐसा रगड़ लग जाती है ना, एब्रेशन, रगड़ जाता है कहीं पे, गिर जाते हैं तो कैसे रगड़ जाता है, वैसे ये होता है एब्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ वुंड हो गए। अब सबसे पहले इंजरीज की बात करें, तो इंजरीज क्या होती है, इट इज अ फिजिकल ट्रॉमा डैमेज, इट इज अ फिजिकल ट्रॉमा और डैमेज टू द बॉडी कॉज्ड बाय यानी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बॉडी में कोई ट्रॉमा लग गया, चोट लग गई है किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण। देन अ वुंड इज अ इंजरी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है बेसिकली, अ वुंड इज अ इंजरी टू द बॉडी, जो कि क्या है, जिसमें टिपिकली इन्वॉल्व्स लेसिरेशन और ब्रेकिंग ऑफ द स्किन मेम्ब्रेन, ठीक है, और अंडरलाइंग टिश्यू भी उसमें डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके का जो चोट है उसको जो है हम वुंड कहेंगे, घाव कहेंगे। तो इंजरी की डेफिनेशन क्या होती है, तो इंजरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि एनी इंटरप्शन, ठीक है, एनी इंटरप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस कॉज्ड बाय द वायलेंस, ठीक है। जैसे स्किन है, स्किन की कंटिन्यूटी थी वो फट गया बीच में से, तो ये भी क्या हुआ, उसकी कंटिन्यूटी जो है टूट गई। इसी तरीके से ब्लड वेसल्स थी पूरी अच्छे से बनी हुई थी, फट गई अंदर, तो क्या हो गया, हमें वहां पे ब्रूसेस देखने के लिए मिले, कंट्यूजन देखने के लिए मिला, वहां पे भी ब्लड वेसल्स रप्चर हुई। तो कोई भी इस तरीके का जो इंटरप्शन है ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस कॉज्ड बाय द वायलेंस इज कॉल्ड इंजरी, ठीक है। एनी हार्म, ठीक है, चाहे वो whatsoever illegally caused by any person, ठीक है, in the body, mind और reputation और the property। सिर्फ इस तरीके से फिजिकली नहीं, किसी प्रकार का बॉडी पे, माइंड पे, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी पे भी अगर किसी को हार्म करवाया जाए तो वो चीज भी लीगली इंजरी के अंतर्गत कंसीडर करी जाती है। देन क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंजरीज जो है तीन तरीके की होती है, स्लाइट, डेंजरस एंड ग्रीवियस इंजरी, ठीक है, स्लाइट, डेंजरस एंड ग्रीवियस इंजरी। स्लाइट इंजरी क्या होती है, स्लाइट इंजरी जो है, स्लाइट और सिंपल इंजरी इज अ इंजरी ऑफ माइनर कैरेक्टर्स, ठीक है, सच एज
किसी छोटे मोटे चीज की वजह से, जैसे स्प्रेन हो गया, मुड़ जाना, ब्रूसेस, नील पड़ जाना या हल्का कट लग जाना, ठीक है, ज्यादा सीवियर नहीं है, इतनी नहीं है कि पेशेंट शॉक में चला जाए, तो ये जो है स्लाइट इंजरी है, छोटी मोटी। डेंजरस इंजरी कौन सी इंजरीज होती है, जिसके कारण किसी के प्राण जो है संकट में रहे, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी अगर डैमेज हो जाए, दैट इज डेंजरस इंजरी। देन ग्रीवियस इंजरी, एकदम जो बिल्कुल प्राण घातक इंजरी होती है, जिसके कारण कोई नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, बेड रेस्ट पे चला जाए कंप्लीट, वो चीज जो है ग्रीवियस इंजरी के अंदर आएगा। तो ग्रीवियस इंजरी क्या है, एक ऐसी इंजरी है जो कि ना केवल उसकी लाइफ खतरे में डाले, बट ऑल्सो कॉजेज सीवियर बॉडीली पेन या सीवियर बॉडी डिफॉर्मिटी, वो करवा देता है, जिसके कारण जो उसका रोजमर्रा का काम है वो नहीं कर पाता, और कम से कम 20 दिन के लिए अगर वो कोई व्यक्ति किसी चोट के कारण बेड रेस्ट पे चला गया है, ठीक है, और कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी उसको हो गई है, उसकी बॉडी परमानेंटली डैमेज हो गई है, चाहे हाथ ही कट गया हो, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीवियस इंजरी, ठीक है। ग्रीवियस इंजरी के लिए ये 20 दिन बेड रेस्ट वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट इज, अब कितने प्रकार का होता है इंजरीज, ठीक है, तो वही है, एब्रेशन है, ठीक है, मतलब घिस जाना, कंट्यूजन नील पड़ जाना, लेसरेशन इज फट जाना, इंसीजन चीरा मार दिया, गहरा घाव किया है, ठीक है, किसी शार्प वेपन से, जैसे चाकू से, ठीक है, काटा है, स्टैब वुंड जैसे टैबिंग कर दी, ठीक है, जैसे किसी के चेस्ट पे मल्टीपल टाइम्स जो है किसी ने चाकू मार दिया, या किसी ने वो मल्टीपल टाइम स्क्रू ड्राइवर मार दिया, दैट इज स्टैबिंग, ठीक है। देन फायर आर्म वोन, यानी कि गोली लगने से, तो इस प्रकार की इंजरीज होती है। देन एब्रेशन की बात करेंगे, तो एब्रेशन मैंने बताया घिस जाना स्किन, तो बेसिकली एब्रेशन क्या होता है, स्किन में इंजरी होती है जो कि क्या है, स्क्रैपिंग अवे फ्रॉम द सुपरफिशियल, बेसिकली सिर्फ सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन जो है इसमें फट जाती है। ये क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द मैनर ऑफ द एब्रेशन, की किस प्रकार से ये हुआ है, तो ये अगेन जो है एब्रेशन फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। स्क्रैच, ठीक है, हल्का सा स्क्रैच आया है, ग्रेज है, ठीक है, प्रेशर एब्रेशन है, किसी प्रेशर के कारण कोई फॉरेन पार्टिकल के प्रेशर से, इम्प्रेशन, इम्पैक्ट एब्रेशन, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एब्रेशन है जो कि ध्यान रखने। नेचर ऑफ इंजरी, साइट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कि किस प्रकार से एब्रेशन आया होगा, कैसे जो है रगड़ लगी है, कि अगर मान लीजिए किसी बाइक वाले ने बगल में से रगड़ के चला गया, तो हाथ में वो किस डायरेक्शन में बाइक गई होगी, उसी डायरेक्शन में रगड़ लग गई होगी हाथ में, तो उस हिसाब से साइट ऑफ इंजरी, नेचर ऑफ इंजरी, ये सब जो है हम पता लगा लेंगे। नेचर ऑफ क्राइम कैन बी इन्फेरेड फ्रॉम द साइट ऑफ द इंजरी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, किस प्रकार का एब्रेशन है वो भी हमें यूजफुल रहेगा, कि किस ऑब्जेक्ट से ये एब्रेशन हुआ है वो पता लगाने के लिए, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ एब्रेशन एक बार दिखा देती हूँ अगर हुआ तो। ये देखिए, ठीक है, एक ये होता है लीनियर एब्रेशन है, ये है ग्रेस्ड एब्रेशन, ठीक है, इस तरीके से। ब्रश्ड एब्रेशन, ये है पैटर्न एब्रेशन, ये तो नहीं है खैर, बट ये तो वो बता रखा है इंजरी के टाइप्स ना, एवर्जन है वो सब। यहाँ पे तो खैर नहीं मिलेगा, बट ग्रेजेस जो है ये इसमें दिख जाए। अब देखो, ये एब्रेशंस के इतने प्रकार होते हैं ना, स्क्रैच, ग्रेज, प्रेशर एब्रेशन, इम्पैक्ट एब्रेशन। तो सबसे पहले स्क्रैच, ठीक है, तो स्क्रैच कैसे, ऐसे, ये किसी से भी नाइफ से, रेजर से, इस तरीके के जो है स्क्रैच पड़ जाएंगे। ग्रेस क्या होता है, इस तरीके से घिस जाना, ठीक है, तो घिसेगा कैसे, कि जब जो स्किन है, किसी स्किन और रफ सरफेस के बीच में कांटेक्ट आ गया, जैसे डामर, वो जो रोड होती है ना, रोड, रोड भी रफ होती है, वहां पे अगर घिसट जाए तो ऐसे ग्रेजेस टाइप आ जाएंगे। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगे, मतलब घिस जाएगा, एब्रेशन आएगा तो ऐसा आएगा, ठीक है, जिसे स्क्रैच बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है स्क्रैच पड़ गए गाड़ी पे, तो क्या किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से ही पड़े होंगे। ग्रेजेस माने मैंने बताया रफ सरफेस के कारण।
देन तीसरा है प्रेशर एब्रेशंस, ठीक है। मान लीजिए कोई फांसी लगा के मरा है, तो फांसी लगाने पे क्या होगा, जो रस्सी से वो बंध के लटका था, तो रस्सी के भी क्या है कुछ निशान आएंगे ना गले पे, जैसे यहाँ आ रखे हैं, तो वो चीज है प्रेशर एब्रेशंस, ठीक है। और इसी प्रकार से फिर एक इम्पैक्ट एब्रेशन होता है, तो इम्पैक्ट भी क्या है, किसी मान लीजिए किसी चाकू से, या छोड़ो चाकू नहीं, जैसे किसी ने, कोई हाथ है किसी का और यहाँ पे ना कैंची रखी हुई है, कैंची से जोर से प्रेशर मार दिया किसी के हाथ पे, तो क्या है, कैंची का निशान छप जाएगा ना, एब्रेशन तो बनेगा ही और उसका निशान भी छप जाएगा, तो वो इम्पैक्ट एब्रेशन, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। प्रेशर एब्रेशन भी बता दिया, ये सारे टाइप्स ऑफ एब्रेशन हो गए। देन कंट्यूजन की बात करेंगे, तो कंट्यूजन तो नील पड़ जाना है, अंदर ब्लड वेसल्स फट गई, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स के कारण होता है, जिससे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है और पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंट्यूजन में ऑल्सो भी डिफाइंड एज अ इफ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू ड्यू टू रप्चर ऑफ सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल। मैंने बताया स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, तो स्किन में जो है बाहर की ओर, स्किन नहीं फटी है, अंदर फट गया ब्लड वेसल, तो स्किन में जो है फैल जाता है वो ब्लड, इसलिए, और नील पड़ जाती है। इसके अलावा कंट्यूजन्स जो है ब्लंट ऑब्जेक्ट से पड़ते हैं, जैसे पत्थर मार दिया किसी ने, डंडी से मार दिया, मुक्के से मार दिया, तो कंट्यूजन हो जाता है। साथ ही साथ क्या है, द साइज ऑफ द कंट्यूजन, ठीक है, मे वेरी लार्जली डिपेंडिंग अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग प्रकार का, अलग अलग साइज का कंट्यूजन पड़ सकता है। द अमाउंट ऑफ इफ्यूजन ऑफ फ्लूइड डिपेंड अपॉन द, कितना फ्लूइड वहां पे है, ठीक है, माने कितना ब्लड फैला है वहां, डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ फोर्स, साइट ऑफ वुंड, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, सेक्स ऑफ द विक्टिम, ठीक है, एज ऑफ द विक्टिम, इन सब में। अगर ब्रूसेस ओवर द नोज एंड माउथ है, ठीक है, ये जो है स्मूदरिंग को इंडिकेट करता है। अगर नेक के ऊपर है, ठीक है, तो स्मूदरिंग का मतलब है कि जैसे तकिया रख के मारने की कोशिश की हो, ठीक है, तो उस तरीके से नाक और मुंह पे मिल रहे हैं ब्रूसेस, तो स्मूदरिंग की तरफ वो डिनोट करता है कि जो है उसको सफोकेट करके मारने की कोशिश करी हो तकिए से मुंह दबा के, ठीक है। और अगर कभी नेक पे मिलता है, तो नेक के लिए, एक मिनट, ठीक है, नेक के लिए, नेक पे अगर निशान मिल रहे हैं तो गला दबा के मारने की कोशिश की है, ऐसा। इसी तरीके से थाइज और जेनाइटल्स पे अगर नील पड़ी हुई मिल रही है तो रेप वाला हो सकता है। इसी तरीके से अगर एनस रीजन पे है तो सोडोमी मिल सकती है, ठीक है। सोडोमी बेसिकली एनल रीजन इज यूज्ड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, तो वो चीज जो है सोडोमी के अंदर आता है। तो एनल रीजन में अगर ब्रूसेस मिल रहे हैं तो वो सोडोमी इंडिकेट कर सकता है। इसके अलावा ब्रूसेस जो है अलग अलग, मतलब हमें एक तो पता चल जाएगा कि जहाँ पे भी नील पड़ी है वो चीज क्या क्या इंडिकेट कर सकती है, साथ ही साथ जो है किस प्रकार के ऑब्जेक्ट से ये निशान पड़ा है वो भी हमें ये इसका साइज देख के अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। देन लेस टाइप ऑफ वुंड इज लेसिरेशन, जिसमें फट जाता है स्किन, ठीक है। तो लेसिरेशन, तो लेसिरेशन जो है वो क्या होता है, लेसिरेशन जो है इज द वुंड इन विच स्किन एंड समटाइम्स डीपर टिश्यू जो है टॉर्न हो जाते हैं और फट जाते हैं बिकॉज ऑफ सम ब्लंट वॉइलेंस, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं है, ब्लंट से कराया है। तो ये क्या होता है, इसमें स्किन जो है फट जाती है, खिंच जाते हैं टिश्यूज और फट जाते हैं, और ये क्या रहता है कि जो लेसिरेटेड वुंड होता है इसका इस तरीके से रेगुलर नहीं रहती बाउंड्रीज, ठीक है, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी जो है बाउंड्रीज रहेंगी। तो एडजेस जो है लेसिरेटेड वुंड्स के वो इरेगुलर रहते हैं। ये अगेन चार प्रकार का है, स्प्लिट लेसिरेशन, स्ट्रेच लेसिरेशन, एवल्जन एंड टीयर, ठीक है, ये अगेन जो है चार प्रकार का पाया जाता है। लेसिरेशन और वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। जी, इसमें दिखेगा लेसिरेशन के टाइप्स है ना। तो सबसे पहले तो हो गया ये एवल्जन टाइप का, ठीक है। एवल्जन टाइप का कैसे होता है,
ये जो है एक स्किन का फ्लैप टाइप ही उखड़ के आ जाए, फ्लैप पूरा स्किन पूरा पूरा फ्लैप के रूप में निकल आए, ये चीज जो है एवल्जन में, ये बेसिकली एक्सीडेंट्स के केस में पाया जाता है एवल्जन टाइप ऑफ इंजरी, ठीक है। देन डी ग्लविंग भी वही है, पूरा पूरा जो देखो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला फोटो देखो कैसा उसका पूरा पैर ही निकल आया है, ठीक है, पूरा पैर के ऊपर की स्किन जैसे ग्लव्स हो उस तरीके से, ठीक है। तो ये डी ग्लविंग टाइप हो गया। ये भी जो है डी ग्लविंग का हो चाहे एवल्जन का हो सेम ही है ऑलमोस्ट। देन पंचरिंग टाइप छेदी हो गया पूरा, ठीक है। देन एब्रेशन टाइप इस तरीके से पूरे निशान पड़ गए। देन लेसिरेशन टाइप्स, ठीक है, देखो इस तरीके से मशीन में जाने से पूरा तरीके से कट गया, क्रश इंजरीज हो गई, ठीक है, देखो इस तरीके से पूरा क्रश रोड मतलब ट्रक के नीचे आ गया पूरा टायर से, ठीक है। देन ये हो गया, इन्फेक्शन हो जाएगा इसमें बेसिकली। ये क्या क्या था, स्प्लिट था, फट गया, ठीक है। एवर्जन बता दिया किस तरीके से फ्लैप के रूप में निक जाए। स्ट्रेच माने दो ऑब्जेक्ट्स एक साइड से यहाँ से खींचा, एक साइड से दूसरी साइड से खींचा तो फट गया। टीयर माने पूरा, ये इसमें सही से नहीं दिखाया। जैसे स्किन, जैसे कागज को फाड़ देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है टीयर हमको देखने के लिए मिलता है। तो यही सब जो है टाइप ऑफ लेसिरेशन है। लेसिरेशंस क्या है, ये होमिसाइडल किसी को मारने के लिए हो सकते हैं, सुसाइडल हो सकते हैं, एक्सीडेंट के कारण हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि झूठा झूठा किसी पे आरोप लगाने के लिए एक व्यक्ति खुद पे भी इस तरीके के निशान मार देगा। देन इन सीजन वुंड्स कहते हैं, ये जो है शार्प ऑब्जेक्ट से होते हैं, जैसे चाकू एकदम नुकीला धारदार हथियार से ये जो है किए जाएंगे, तो ये क्या होता है शार्प कटिंग एज होता है, जैसे नाइफ है रेजर है, ठीक है। तो क्योंकि ये शार्प है तो इसकी जो बाउंड्रीज होंगी ना वो भी एकदम रेगुलर होंगी। ये अगेन तीन प्रकार के हो सकते हैं, तीन तरीके से स्ट्राइकिंग, ड्राइंग एंड सॉइंग के कारण ये जो है पाए जा सकते हैं। द एडजेस ऑफ द इंसीजन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं रेगुलर होते हैं, क्लीन कट होते हैं क्योंकि शार्प से कटा है ना, और रिट्रैक्टेबल होते हैं, इवर्टेड होते हैं, और नेक रिट्रैक्टेबल इवर्टेबल एक्सेप्ट एट नेक एंड स्क्रॉटम वाले एरिया को छोड़ के बाकी जगह जो है ये एकदम हम इसको देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है, कि रेगुलर है, क्लीन कट एडजेस है। इसके अलावा जो इसके जो है पूरा थ्री डायमेंशन होता है, लेंथ विड्थ ब्रेथ वगैरह सब कुछ हम इसका प्रॉपरली देख पाते हैं इस प्रकार की जो इंजरी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट, बाकी जो सीजन वुंड्स होते हैं ये भी अगेन होमिसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल और क्या एक मे बी इन्फ्लिक्टेड बाय वन पर्सन और द अदर पर्सन, ठीक है। या तो खुद ही पे निशान मार लिया, कोई साइको है, या किसी दूसरे को मार दिया, इस तरीके से कोई भी कर सकता है। तो ये सब हो गए इन सीजन वुंड्स। देन नेक्स्ट टाइप इज स्टैब वुंड, यानी कि किसी ने स्टैबिंग कर दी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, ठीक है, बार बार मल्टीपल टाइम जो है उसके चेस्ट पे स्टैबिंग कर दी, चाकू से मार दिया, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से मार दिया, किसी से भी, ठीक है। तो स्टैबिंग और पंचर वुंड क्या होते हैं, ये जो है फॉर्म ऑफ ट्रॉमा है विच इज यूजुअली कॉज्ड बाय शार्प पॉइंटेड पियर्सिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। और स्टैबिंग वेपन्स जो सबसे कॉमन है वो है ये नाइफ, ठीक है, नाइफ्स का प्रयोग किया जाता है स्टैबिंग के लिए। के अलावा डैगर भी क्या है, एक छोटे तरीके का चाकू ही होता है। फिर उसके अलावा बेयोनेट है, स्पेयर है, ये सब क्या टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ के हैं, ठीक है। देन अ स्टैब वुंड क्या करता है, एंटर्स द बॉडी इनटू अ बॉडी कैविटी, ठीक है। जब शरीर के अंदर घुसेगा चाकू मारेंगे तो क्या एक पेनिट्रेटिंग वुंड बनेगा। फिर क्या दूसरी साइड से आर पार करेंगे तो दूसरी साइड से निकलेगा भी, तो वो साइड जो है परफोरेटिंग वुंड कहलाएगा। जहां से एंटर किया है पेनिट्रेटिंग, जहां से बाहर निकला परफोरेटिंग वुंड, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द वुंड इज द ग्रेटेस्ट इन द मतलब लेंथ विड्थ एंड ब्रेथ में से सबसे लंबा जो है इनकी डेप्थ पाई जाती है, ठीक है, बहुत गहरे घाव होते हैं ये। डायमीटर ऑफ द वुंड इज लेस दैट ऑफ अ वीपन यूज, ठीक है। जितना जो वीपन होता है हमें ऐसा लगता है कि चाकू है तो बहुत ज्यादा डायमीटर होगा, ऐसा नहीं है। तो जितना बड़ा
ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा जो है इनका डायमीटर खुल के नहीं आता है, छोटा डायमीटर लगता है घाव का, वुंड का। इसके अलावा द एजेस ऑफ द वुंड आर रिट्रैक्टेबल, ठीक है, पलट सकते हैं, वो देख सकते हैं, क्लीन होते हैं, लेसिरेटेड होते हैं, फटे हुए होते हैं, नील पड़ी हुई भी रहती है कई बार, ठीक है। स्टैब वुंड जो है वही अगेन, हम क्यों कोई खुद को दूसरों को मार सकता है, सुसाइड कर सकता है, एक्सीडेंटल हो सकते हैं, और वही फिर एक बंदा जो है दूसरे बंदे को मार सकता है, खुद पे भी मार सकता है। देन नेक्स्ट आता है फायर आर्म इंजरीज। फायर आर्म इंजरीज जो है मेनली हमको देखने के लिए मिलती है जब क्या कहते हैं गोली वगैरह लग जाती है, ठीक है। गन के केस में बेसिकली फायर आर्म इंजरीज हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बताती हूँ। हाँ, तो फायर आर्म इंजरीज क्या है, गन में हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो फायर आर्म वुंड्स, गन शॉट वुंड्स भी इन्हीं को कहते हैं। ये क्या है, प्रोजेक्टाइल डिस्चार्ज फ्रॉम फायर आर्म्स, और क्या होते हैं इसमें लेसिरेटेड टाइप ऑफ वुंड बनते हैं। और ये जो है अलग अलग प्रकार के घाव बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल, किस तरीके से जो है गोली आई, वेलोसिटी क्या थी उसकी, ठीक है, डिस्टेंस कितनी दूराई से जो है मारा गया, और किस एंगल पे जो है वो आके लगी, इन सब के हिसाब से अलग अलग होगा। इसके अलावा जो फायर आर्म वुंड्स क्यों लगेगा, कोई होमिसाइड, वही दूसरों को मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए, एक्सीडेंट हो सकता है, फिर अगेन एक दूसरे को मार सकते हैं। फॉरेंसिक बैलिस्टिक क्या होता है, ये एक ऐसी ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस की जो कि क्या है बेसिकली फायर आर्म इंजरीज से ही डील करती है, और जो भी फायर आर्म है उससे डील करती है कि किस प्रकार से गोली चली है, क्या उसका वेलोसिटी होगा, इस तरीके से सारा डील करती है, वो होती है ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक, दैट इज कॉल्ड फोरेंसिक बैलिस्टिक, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंजरीज, थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी किसी से भी हो सकती है, ठीक है। एक मिनट। तो थर्मल इंजरीज क्या है, किसी भी कारण हो सकती है, एक्सेसिव हीट से हो गई, ठीक है, टिपिकली फ्रॉम कांटेक्ट विथ हॉट सर्फेसेस, गर्म चीजों से जल गए, हॉट लिक्विड से, भाप से, आग से, किसी से भी जल सकते हैं, ठीक है। 6 प्रकार की ये होती हैं थर्मल इंजरीज। केमिकल से जल गया, इलेक्ट्रिसिटी से, फायर से जल गया, ठीक है, रेडिएशन से हो गया, स्कैल्ड से यानी कि स्टीम से, या हॉट लिक्विड से, या फिर कांटेक्ट बर्न हो गया। तो फिर ये जो डिग्री ऑफ बर्न है वो भी 6 प्रकार का होता है। डिग्री ऑफ बर्न एक्चुअली कितने टाइप का बर्न है ना, वो 2 प्रकार से डिवाइड होता है। एक तो ये डिग्री होती है बर्न की, और एक होता है विल्सन सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कितने डिग्री का जला है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न किसको बोलेंगे, जब केवल स्किन में रेडनेस और सिंपल हाइपरीमिया, हाइपरीमिया मतलब हाइपर माने ज्यादा, ईमिया माने ब्लड, ठीक है। तो रेडनेस है केवल, तो उसको बोलेंगे जलने के कारण केवल लाल लाल हुआ है, तो वो कहेगा 1 डिग्री बर्न। 2 डिग्री बर्न क्या कहेंगे, जब वेसिकल्स भी जो है थोड़े फफोले भी आ जाए वहां पे, ठीक है, वैसे वेसिकेशन अफेक्टिंग द क्यूटिकल आने लगे, फफोले टाइप बनने लगे। 3rd डिग्री का जो है थोड़ी स्किन भी डिस्ट्रॉय हो जाए, फफोले बने, स्किन भी डिस्ट्रॉय हो गई। 4थी डिग्री का बर्न किसको बोलेंगे, स्किन जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। 5वीं डिग्री का बर्न कब बोलेंगे, जब जो बर्न है वो मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू के लेवल पे पहुंच गया। 6 डिग्री का बर्न तब बोलेंगे जब पूरा जो है बोन्स तक वो बर्न पहुंच गया। तो इस प्रकार से जो है 6 डिग्री का बर्न होता है। और विल्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अगेन जो है बर्न को क्लासिफाई करने के लिए बताया। उन्होंने कहा एपिडर्मल और सुपरफिशियल बर्न कौन सा कहलाएगा, कि जब पेन, रेडनेस और स्किन जो है थोड़ी वाइट हो जाएगी टच करने पे, ठीक है, पेन रहेगा, रेडनेस रहेगा, और स्किन जो है पेल सी हो गई होगी जलने के कारण। डर्मो एपिडर्मल बर्न कब बोलेंगे, कि जब वहां पे पेन है, रेडनेस है, स्किन जो है वाइट हो गई, और वहां ब्लिस्टर्स, फफोले भी आ गए स्किन के ऊपर। 3rd जो डीप बर्न है वो कब बोलेंगे, कि जब पेनलेसनेस है, पेन नहीं हो रहा, कोई फील ही नहीं हो रहा टच करने पे, स्किन जो है पूरी तरीके से सफेद हो गई है, फट गई है, ठीक है, ड्राई हो गई है, और लेदर के जैसी लगने लगी है। सीवियर डीप बर्न्स में क्या है, टिश्यूज और बोन तक चला जाता है जल के। अब मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन क्या है बर्न्स का, तो 1 डिग्री वो है कि जो रेडनेस प्रोड्यूस करे, 2 डिग्री वो है जो कि फफोले बनवा दे, 3 डिग्री वो है जो कि मृत्यु करवा दे। तो ये 3 डिग्री के बर्न्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिको लीगल। देन मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है बर्न का, थर्मल इंजरीज का, तो वो ये है, इट इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन वेदर
ये जानना जरूरी है कि मरने से पहले मर गया, जला है, या मारने के बाद जलाया गया है। एंटीमॉर्टम इज बिफोर डेथ, ठीक है, मरने से पहले जब वो जिंदा था तभी जलाया गया उसको। पोस्टमार्टम यानी बर्न्स माने कि मर गया उसके बाद जलाया गया, तो वो पोस्टमार्टम बर्न्स है। इसके अलावा क्या है, वेदर डेथ अकर ड्यू टू बर्न और नॉट। तो और ये भी हमें पता करना होता है मेडिको लीगल, पहले तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट में ये पता करेंगे कि जो ये व्यक्ति मर गया है, मरने से पहले ही इसको जला दिया गया था या मारने के बाद जलाया गया है। दूसरा हम क्या पता करेंगे कि ये जो मरा है, क्या ये जलने की वजह से मरा है, बिकॉज ऑफ बर्न मरा है, या जलने से नहीं मरा है, किसी और चीज से पहले इसे मारा गया फिर जलाया गया। वो चीज हम पता करेंगे कि जो डेथ है वो एक्चुअल में जलने से हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। क्या ये सुसाइडल था, किसी ने मारने के लिए किया, होमिसाइडल था या एक्सीडेंटल था, ये चीजें हमें पता करनी है मेडिको लीगल में, ठीक है। और व्हेन डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम थर्मल इंजरी, जब कभी भी डेथ जो है किसी थर्मल इंजरी के कारण होती है, तो इसके कॉजेस क्या क्या माने जा सकते हैं कि प्राइमरी शॉक, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, जलने से मर गया, तो जलने से मरा क्यों, तो उसके अंदर माना जाता है या तो वो पेशेंट जो है शॉक में चला गया था, न्यूरोजेनिक शॉक जिससे मृत्यु हो गई, या फिर क्या हो सकता है, जो है सीवियर ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया बिकॉज ऑफ बर्निंग, जिसके कारण अगेन जो है वो सेकेंडरी शॉक में गया और मृत्यु हो गई। एस्फेक्सिया के कारण जो जल रहा था जब, तो उस टाइम पे क्या फ्यूम्स और स्मोक्स निकलेगा, उसके कारण जो है उसका दम घुटा और उससे मरा। या फैट एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, कि शरीर में कहीं पे फैट एम्बोलिज्म हो गया। एम्बोलिज्म माने कि मतलब आप ये समझो कि एक बुलबुला जैसा फैट का कहीं गया और किसी ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और मर गया। सेप्टिक कॉम्प्लिकेशन यानी कि किसी मरने के बाद क्या है, बहुत ज्यादा स्किन जो है एक्सपोज हो जाएगी बाहर की ओर, तो स्किन जब एक्सपोज होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेप्टिक डेथ तो नहीं हुई, कहीं इन्फेक्शन के कारण तो नहीं हुई डेथ ऐसे, ठीक है। तो ये सारे हो गया इंजरीज के बारे में। देन इसमें एक पॉइंट है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वीपन, ठीक है। बाकी हम इंजरीज एंड थर्मल इंजरीज पढ़ चुके हैं, बट अब यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, इंट्रोडक्शन टू वीपन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वीपन की बात करें तो हथियार किस किस प्रकार के हो सकते हैं बेसिकली। तो हथियार जो है, वीपन, आर्म और आर्ममेंट जो है इज अ इज एनी इम्प्लीमेंट और डिवाइस जो कि क्या है, यूज करते हैं किसी को डैमेज या हार्म करने के लिए, उन सबको हथियार बोलेंगे, ठीक है। वेपन्स क्या है, एफिकेसी एंड एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ा देते हैं किसकी, चाहे हमको हंटिंग करना हो, क्राइम करना हो, ठीक है, जबरदस्ती लॉ मनवाना हो, सेल्फ डिफेंस के लिए या वेरफेयर के लिए, समाज भलाई के लिए, तो इन सब के लिए जो है अगर हथियारों का यूज किया जाए तो हथियार क्या करते हैं, वो एफिकेसी एंड एफिशिएंसी बना देंगे, ठीक है। क्राइम भी करना है तो क्या, अगर किसी को मारना है तो अगर आपके पास हथियार है तो पक्का कि वो मर ही जाएगा। अगर हथियार नहीं है, ऐसे ही गए हो खाली हाथ, तो मरने के चांसेस कम है कि कैसे मारोगे उसको। अगर चाकू लेके गए हो तो मर जाएगा वो पक्का ही। तो वही चीज है कि एफिकेसी एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या है, वाइल ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टिक है, रॉक है, बॉटल है, चेयर, व्हीकल, ये सब भी जो है वीपन के रूप में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली वीपन की तरह यूज किए जाए इस रूप में इनका निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन ये भी किसी को मारने के लिए यूज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ नाइफ है, क्लब्स है, मतलब वो एक्स यानी कि कुल्हाड़ी है, स्वर्ड्स है, ठीक है, तलवार आदि, ये सब भी जो है मारने के लिए यूज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ फायर आर्म है, ठीक है, टैंक्स है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल वीपन्स है, साइबर वीपन्स है, इस प्रकार के जो अनेकों हथियार हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है सुसाइडल, होमिसाइडल किसी भी कार्य के लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे कि एक होता है पिस्टल, ठीक है। पिस्टल क्या होता है, ये जो इंजरी कैसी कराता है, फायर आर्म इंजरी कराएगा, और इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट कहाँ कहाँ यूज है, होमिसाइड है, सुसाइडल एंड एक्सीडेंटल है। देन किचन नाइफ, ये क्या है, इंसीजन वुंड कराएगा, स्टैब वुंड करा सकता है, ठीक है। और क्या इसका मेडिको लीगल है कि या तो किसी ने खुद से कट मार दिया झूठा किसी पे आरोप लगाने के लिए, ठीक है, इसी को फैब्रिकेटेड वुंड्स या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स कहते हैं। इसका मतलब है किसी ने झूठा झूठा खुद पे चाकू मार लिया और कह दिया कि सामने वाले बंदे ने मारा है मेरे को, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि एक्सीडेंटली भी कट लग सकता है, होमिसाइड के लिए, सुसाइड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक होता है हैमर, ठीक है। हैमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हैमर जो है
डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, सर पे हथौड़े से मार दो किसी के तो क्या हो जाएगा, उसके स्कल में डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो जाएगा, एब्रेशन हो जाते हैं इससे, कंट्यूजन, लेसरेशन, फ्रैक्चर हो जाता है इस प्रकार के हथियार से। और इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, बेसिकली होमिसाइडल है, किसी दूसरे को मारने के लिए हथौड़े का यूज किया रहेगा, कोई भी सुसाइड के लिए तो हथौड़ा चलाएगा नहीं खुद पे, ठीक है। और कभी कभी एक्सीडेंटली भी हो जाता है कई बार। फिर क्या होता है, एक मोटरसाइकिल चेन भी होती है ऐसी, ठीक है, मोटरसाइकिल चेन है ये जो है मोटरसाइकिल चेन है, ठीक है। मोटरसाइकिल चेन में क्या होता है कि इंजरीज प्रोड्यूस्ड बाय द वीपन, कैसा चेन लगेगी इससे, तो लगेगा इससे पैटर्न एब्रेशंस बन जाएंगे, लेसिरेशंस होगा, कंट्यूजन बनेगा, ठीक है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका, कि गला घोटने के लिए, स्ट्रेंगुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाए, और गैंग वॉर्स में इसका मेनली प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट जो है, हाँ, अब हम थोड़ा सा विश के बारे में देख लेते हैं, जो हमें 5 विश करने हैं डेली, वो 5 विश के बारे में देख लेते हैं। और देखो, जो पार्ट बी का है सिलेबस में से, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा रह गया है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, लीगल प्रोसीजर, इंक्वेस्ट, एविडेंस, विटनेस, कोर्ट्स एंड देयर पावर, ये चीज मैं कवर कर चुकी हूँ। थर्ड पॉइंट जो है वो कल रात वाली क्लास में ही मैंने कराया था, जिसमें हमको पर्सनल आइडेंटिटी वाला पॉइंट कवर किया था। टीथ का भी मैंने, फॉरेंसिक ऑडेंटोलॉजी जो है वो टीथ के लिए रिलेटेड है, तो कौन से एज में कौन सा दांत निकलता है, तो वो हम यूज करेंगे। वो टेबल थोड़ा सा आपने कम से कम 5-6 तो याद कर लेना उसमें, कि कौन सा दांत कौन सी एज में निकल रहा है, परमानेंट वाला और टेम्पररी वाला, ठीक है, कल जो मैंने दिखाया था। और इसके अलावा क्या है, एक फॉरेंसिक सीरोलॉजी वाला पॉइंट था, ठीक है, वो शायद अभी रह गया। बाकी डीएनए प्रोफाइलिंग मैंने करवा दिया है, और फिंगर प्रिंटिंग वाला भी पॉइंट जो है पर्सनल आइडेंटिटी में ही आता है। एक केवल फॉरेंसिक सीरोलॉजी वाला पॉइंट रह गया, उसको हम देख लेंगे। देन नेक्स्ट जो है वो है अभी विश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 5 प्रकार के विश पढ़ेंगे इसमें। 5 प्रकार के नहीं, 5 विश पढ़ लेते हैं बस। हाँ, भंगा से पढ़ते हैं, तो भंगा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भांग कहते हैं, कैनाबिनस इंडिका इसका नाम है, ठीक है। भंगा कैनाबिनस इंडिका इसका नाम है। और कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का है ये पॉइजन, तो डेलीरियन पॉइजन होता है ये, डेलीरियन पॉइजन है। इसके अलावा इसके साइंस सिम्टम्स में क्या आएगा, साइंस सिम्टम्स, हाँ, तो ये हम देखेंगे भंगा वाला, कि इसको डेलीरियन पॉइजन कहते हैं, ठीक है, डेलीरियन पॉइजन है ये। और इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कैनाबिनॉल है और कैनाबिनॉइड है, ये 2 ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या है कि इसके साइन सिम्टम्स में स्टेजेस होती है, एक होती है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और एक होती है स्टेज ऑफ नार्कोसिस, ठीक है। नार्कोसिस एक यूफोर्बिया वाली जिसमें सब अच्छा लगेगा, एक होगा नार्कोसिस वाली स्टेज। तो यूफोर्बिया या एक्साइटमेंट वाली जो स्टेज होती, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे डिलाइटफुल और सेंशुअस हेलुसिनेशन, उसको यहाँ पे, ये यूफोर्बिया है, उसको यहाँ पे सब अच्छा लगेगा। इसके अलावा क्या रहेगा कि इररेलेवेंट लाफिंग एंड सिंगिंग करेगा, वो हाई पिच पे टॉक करेगा। इसके अलावा जो है उसकी एपिटाइट एंड थर्स्ट भी इंक्रीज रहेगी, एंड स्लीपीनेस लेस रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें जो है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट वाला जो फर्स्ट स्टेज आएगा उसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
हेलुसिनेशन आएंगे उसको, इररेलेवेंट सिंगिंग एंड लाफिंग करेगा, हाई पिच पे टॉक करेगा, एपिटाइट एंड थर्स्ट इंक्रीज रहेगी एंड स्लीपीलेसनेस रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है नार्कोसिस वाला जो स्टेज है, स्टेज 2 में नार्कोसिस रहेगा, यानी मसल्स की वीकनिंग रहेगी, लेथसिट्यूड रहेगा, आलस्य रहेगा, ठीक है, ड्राउजीनेस रहेगा, स्लीपी वो फील करेगा सेकंड स्टेज में। देन नेक्स्ट जो है और क्या क्या रहेगा उसको, कि लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रहेगा, ठीक है, प्रॉपरली वॉक एंड टॉक नहीं कर पाएगा, प्यूपिल्स जो है डायलेटेड रहेंगे, एंड पल्स जो है उसको हमको ठीक से हम उसकी पल्स जो है नहीं चेक कर पाएंगे। देन क्रोनिक पॉइजनिंग अगर हो गई है इसकी भंगा की, तो यहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ लिबिडो देखने के लिए मिलेगा, जर्नल वीकनेस, इमेसिएशन यानी कृष्णता आएगी, एंड ट्रेम्बलिंग यानी ट्रेमर सॉर्ट ऑफ चीजें दिखेंगी। अब इसकी फेटल डोज जो है 3 रूप में ध्यान रखेंगे। भंगा जो है उसका फेटल डोज है 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, गांजा में 8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, एंड चरस वाले में 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। इसका फेटल डोज होता है 12 से 24 घंटे में मर जाएगा व्यक्ति। और पोस्टमार्टम अपीयरेंस में इसमें भी एस्पेक्सिया की जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो इस प्रकार के साइन दिखेंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, तो ये एक्सीडेंटली लिया जाता है और स्टूपिफाइंग एजेंट है, ठीक है, मानसिक रूप से पेशेंट को विकृत कर देगा, दैट इज स्टूपिफाइंग पॉइजन है ये, और एक्सीडेंटली इसकी पॉइजनिंग हो जाती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट में सबसे पहले वही है कि हमको वॉमिट इंड्यूस कराना है, गैस्ट्रिक वॉश करेंगे KMNO4 देके। इसके अलावा क्या करेंगे, कोल्ड वाटर जो है सर पे डाल देंगे, एंड स्ट्रॉन्ग कॉफी या स्ट्रॉन्ग टी जो है उसको पिलाएंगे, जिससे कि जो ये अनडाइजेस्टेड है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होकर डिस्ट्रॉय हो। इसके अलावा स्ट्रिकनिन हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लेके, या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो ये जो है भंगा हो गया। देन नेक्स्ट जो पॉइजन है वो है गुंजा, जिसका नाम होता है आर्बीरस प्रीकैटोरियस। और इसमें एक जो पॉइंट है, एक सेकेंड, हाँ, ये आपने ध्यान रखना है कि आर्बरस प्रीकेटोरियस ये नाम का होता है। इसमें क्या होता है कि ये कैसी कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन की कैटेगरी में आता है। इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या है, एब्रिन है, ठीक है, एब्रेनाइन है। इसके नाम से जो हम ध्यान रखा है, इसके नाम क्या है, एब्रस है, तो इसके नाम से क्या ध्यान हो रहा है, एब्रिन एंड एब्रेनाइन, तो यही दो, और एक एब्रालिन भी याद हो जा रहा है तो वो कर लेंगे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं इसमें करना। फिर सीधे साइन सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, इसमें पेन होगा, जैसे प्रीकेटोरियस, प्रिक कर रहा है, ठीक है, जैसे प्रिक कर रहा हो ऐसे, ठीक है, प्रीकेटोरियस ऐसे ध्यान रख लेना। प्रिक करेगा तो क्या, पेट में दर्द करा देगा, दर्द होगा तो उल्टी आ जाएगी, नौजिया एंड उल्टी हो जाएगी, दर्द होगा तो डायरिया भी हो जाएगा। और कोल्ड पर्सपायरेशन, ठीक है, स्वेटिंग टाइप की भी यहाँ पे होगी, और ट्रेमलिंग ऑफ द हैंड्स, हाथ जो है कांपने लगेंगे। फेटल डोज जो है 90 to 120 mg है इसका, एंड फेटल पीरियड जो है 5 to 3 days के लिए है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में इसकी क्या देखने के लिए मिलेगा, स्वेलिंग एंड नेक्रोसिस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, जैसे क्या होता है ना, ये जो पॉइजन है जैसे इसके नाम में प्रीकैटोरियस, तो ये जो है हमेशा सुई के रूप में चुभेगा और तब पॉइजनिंग होगी इसकी, ठीक है। तो इसीलिए जहां पे भी ये इंजेक्शन के रूप में चुभा हुआ होगा ना, तो वहां पे क्या है, ये जो है स्वेलिंग एंड नेक्रोसिस मिलेगी। और अगर खा लिया है किसी ने तो कंजेशन ऑफ द म्यूकोजा मिलेगा। ये जो है कैटल पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है, मेलिंगरिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, एरो पॉइजनिंग के रूप में यूज करते हैं किसी चीज में मिलाने के लिए। इसका जो एक स्पेसिफिक एंटीडोट है एंटी एब्रेनिन, और जहां पे भी इंजेक्शन लगा था इसका, जहां पे भी चुभा था उस चीज को जो है काट के हटा देना है। एब्रस प्रिकेटोरियस दिखा देती हूँ मैं एक बार, एब्रस प्रिकेटोरियस, ठीक है। ये देखो इस तरीके से जैसे लेडी बर्ड होता है ना उसी के जैसा होता है, और ये ना चुभता है, इंजेक्शन के रूप में बेसिकली इसको लगाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये गुंजा है ना, पॉइजनस होता है ये, सुई के रूप में जैसे चुभ जाता है, ठीक है ये, ठीक है, इस प्रकार का ये होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, लेडी बर्ड के जैसा है, नुकीला। प्रीकैटोरियस नाम नहीं है, प्रिक, तो प्रिक करके लगेगा ऐसा। और ये सब हो गया। देन नेक्स्ट है भल्लातक। भल्लातक का जो प्ला है ना, ये सॉर्ट ऑफ
सेमिकार्पस एनाकार्डियम इसे कहते हैं, ठीक है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम इसका नाम है। एंड ये ना कैसे मतलब थोड़ा सा इसका आप बीज देखो तो ये क्या है, फेक, एक सेकेंड, हाँ, इसका प्रयोग एक्चुअली ये ना, इसकी एक स्पेशल बात ये है कि जो भल्लातक होता है ना, ये झूठी चोट बनाने के लिए बड़ा यूजफुल है। जैसे इसकी ये चोंच है, ठीक है, ये इसका मुंह है, इसको क्या करते हैं कई बार लोग रगड़ लेते हैं और इससे ना झूठे झूठे निशान आ जाते हैं। निशानों को देख के ऐसा लगता है कि चोट लगी है। तो ये भल्लातक का स्पेशल पॉइंट है कि इसको फेक इंजरीज के लिए यूज किया जाता है, झूठा इंजरी बनाने के लिए। तो सेमिकार्पस एनाकार्डियम है ये, और इसका कैटेगरी क्या है, ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन होता है ये, ठीक है। जैसा नाम है वैसे ही ये सेमिकार्पोल बिलावानोल, ये इसके एक्टिव प्रिंसिपल हो गए। देन साइन सिम्टम्स में क्या आएगा कि मेनली इसमें इरिटेशन होगा, पेनफुल ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, फफोले जैसे, इचिंग होगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है इसका कि लीजन्स जो है ब्रूसेस जैसे लगेंगे, जैसे नींव पड़ गई हो, चोट लग गई हो। तो फेक इंजरी इंड्यूस करने के लिए भल्लातक का बहुत प्रयोग होता है। अगर इसको खा ले कोई, ठीक है, ये तो जब उसको रगड़े स्किन पे, अगर कोई खा ले तो क्या है, उसके थ्रोट में फफोले आ जाएंगे, ब्लिस्टर। जीआईटी में जो है सीवियर इरिटेशन होगा, डिज्निया हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट तेज हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। फेटल डोज क्या है, 5 से 10 ग्राम है। फेटल पीरियड जो है इसका 12 से 24 घंटे है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या दिखेगा कि ब्लिस्टर्स ही दिखेंगे, माउथ, थ्रोट एंड स्टमक में फफोले जैसे, और क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स का कंजेशन मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ मेडिको लीगल एस्पेक्ट में आप और क्या ध्यान रखेंगे कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है इसकी, ठीक है। अबॉर्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और कई बार क्या है, फीमेल्स आर पनिश्ड बाय अप्लाइंग इट ऑन देयर जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है। कई बार मतलब गांव देहात वगैरह वाले एक्ट में, या मतलब जहाँ पे फीमेल्स को पनिश करना होता था, तो वहां पे भी इसको फीमेल्स के जेनाइटल में लगा के उनको पनिश किया जाता था, क्योंकि इसके लोकल एप्लीकेशन से क्या क्या जो चीजें आ रही हैं, बर्निंग सेंसेशन, ब्लिस्टर, इचिंग, ये सारी चीजें वहां पे रहेंगी। क्या है, इसको इरिटेशनल यूज जो है क्वैक्सिस का करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ये इंजरी फेक करने के लिए करता है। बाकी आप सब भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो एक पॉइंट है ना, फेक इंजरी इंड्यूस करने के लिए, ये आप नहीं भूल सकते। एनाकार्पस का, ये सेमिकार्पस एनाकार्डियम का, और जो गुंजा प्रिकैटोरियस है, मैंने बता दिया नाम से ही है प्रिक, तो इंजेक्ट जहाँ पे किया है वहां पे नेक्रोसिस देखने के लिए मिलेगा, वो चीज कभी भी ध्यान रखना। और ट्रीटमेंट में भी हमने उसका वो वाले साइड जहाँ पे चुभ रखा है उसको हटा देना है, इंजेक्ट अगर किसी ने किया है। तो इसका सेमिकार्पस एनाकार्डियम का क्या ट्रीटमेंट है, वही कॉमन, स्टमक वॉश कराओ, ठीक है। और जहां पे भी लग गया है, अगर कहीं पे लोकल एप्लीकेशन हो गया तो वहां क्या करो, पानी से धो दो, ठीक है। और फिर थोड़ा सूदिंग एजेंट्स लगाओ, मॉर्फिन दो, और बाकी जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो आपने वहां कर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक स्नूही हम और देखेंगे, कितने हो गए, भंगा एक, सेमी, ये फिर हो गया गुंजा दो, सेमिकार्पस जो है हो गया 3, ठीक है, भल्लातक हो गया 3। देन अब एक हम देख लेते हैं स्नूही 4, ठीक है। तो स्नूही का नाम है यूफोर्बिया नीरीफोलिया, ठीक है। और दूसरा नाम है इसका यूफोर्बियम एंटीकोरम, ठीक है, ये इसके नाम है। और ये भी क्या है, ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन होता है, इसका भी यूफोर्बिनॉल है, नीरीफोलॉल है, उसके नाम से ही जो याद हो जाए वो, केवल दो, ठीक है। एंड फिर इसके साइन सिम्टम्स में बेसिकली क्या आता है कि ये ना स्नूही होता है, स्नूही का पेड़, तो स्नूही का जैसे दूध निकलता है ना, शीर निकलता है, तो वो जब गिर जाए तो उससे क्या हो जाता है, फफोले बन जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और अगर कोई खा ले इसको तो उसे वॉमिटिंग, डायरिया, कन्वर्जन्स, ठीक है, और कोमा में वो चला जाता है, ब्रेन उसका काम करना बंद कर देगा अगर कोई खा ले। फेटल डोज इसकी ऐसे कुछ पता नहीं है, अनसर्टेन मानी जाती है, और फेटल पीरियड जो है 12 से 18 घंटे में मर जाएगा। ट्रीटमेंट यही करेंगे, स्टमक वॉश बेसिकली इसमें करना है, और
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में कुछ खास मिलेगी नहीं। मेडिको लीगल जो है अबॉर्टिफिकेंस है और दूसरों को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो और तो कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। देन एक आता है कलीहर, लेट मी ये देखती हूँ कि है नहीं इसमें। चलो ये तो मुझे पता नहीं चल रहा, कोई नहीं। हमने देखा भल्ला था, गुंजा, भंगा और ये स्नूही, और एक और कोई देख लेते हैं, करवीर देख लेते हैं। ये तो है सिलेबस में, ठीक है। करवीर है ना। करवीर को क्या कहते हैं? ओलियंडर। तो नीरियम इंडिका और पीतवर्ण का नाम होता है इसका सेरिब्रा थिविटा। कोई भी एक याद कर लो, ठीक है। कॉमन नेम है इसका ओलियंडर। एंड कैटेगरी हो गई कार्डियक पॉइजन, ठीक है। और नाम से ही है, नीरी डोरिन, नियोडेरिन, ये सब है। और सिम्टम्स में क्या आएगा? तो सिम्टम्स में आ जाएगा कि जलन कराएगा ये, ठीक है। तो बर्निंग सेंसेशन कराता है गले में, थ्रोट में, ओलियंडर, ठीक है। एडिमेटस टंग कर देगा, निगलने में और बात करने में परेशानी होगी, मुंह से जो है झाग निकलेगा, सलाइवा निकलेगा, वॉमिटिंग होगी, अब्डोमिनल पेन एंड प्यूपिल्स जो है यहाँ डायलेट हो जाते हैं। फेटल डोज इसका क्या होता है? इसका होता है 15 से 20 ग्राम। लीव्स जो है इसकी अगर खाए कोई तो 5 से 15 ग्राम। पीरियड जो है इसका फेटल पीरियड वो है 24 से 36 घंटे। एंड इसमें पोस्टमॉर्टम अपीयरेंसेस में क्या मिलता है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या पिटेकियल अपीयरेंस इन द हार्ट मिलेगा, ठीक है। धब्बे 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 के रूप में खून की छोटे छोटे छींटे जैसे पड़े हुए उस तरीके के दिखेगा। और विसरा में कंजेशन है, ठीक है। और बीइंग हीट रेजिस्टेंस क्या है, ये जो है जली हुई बॉडीज में भी आराम से हम इसको रिकवर कर सकते हैं क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है। ओलियंडर करवीर, ये कुछ इसके बारे में पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो है मेडिको लीगल एस्पेक्ट, कैटल पॉइजनिंग के लिए, गाय भैंसों को मारने के लिए, सुसाइडल, एबॉर्शन एंड होमिसाइडल के लिए प्रयोग होता है। ट्रीटमेंट वही है, स्टमक वॉश कराइए, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दीजिए, मॉर्फिन फॉर सिडेशन का प्रयोग यहाँ करना है, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो जाता है 5 पॉइजन एंड इंजरीज के बारे में हमने पढ़ा एंड डेथ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इस क्लास के लिए अभी इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।